ये फिर शो की शुरुआत करेंगे और इस हफ्ते शेयर में रहेंगे आपके साथ। वीरू छुट्टी पर हैं ऑब्वियसली, तो बात करेंगे लेकिन आज की मार्केट की क्या स्ट्रैटेजी हो, क्या स्टॉक खरीदने हैं, क्या बेचने हैं। बेचने की कम ही कॉल्स होंगी, खरीदने की ज़्यादा होंगी। लेकिन एक बार आते हैं मार्केट के टेक्सचर पर। क्लियरली बुल्स के कंट्रोल में ये बाज़ार इस समय, और आप देखिए बाज़ार बहुत शानदार है और शेयरों में तो बहुत ही शानदार मोमेंटम है। इंडेक्स में भले ही आपको लग रहा हो कि थोड़ा हायर लेवल के आसपास 25,100 25,200 का जो जोन था, जो आज हमने सुबह डिस्कस भी किया था कि एक बार वहाँ आपको कंजेशन मिलेगा थोड़ा सा 25,100 से 25,200 के बीच में, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आपको थोड़ा कंजेशन मिल भी रहा है। लेकिन बैंक्स देखिए, आप NBFCs देखिए, शानदार मोमेंटम, आज भी ज़ोरदार आउट परफॉर्मेंस मिड कैप में और स्मॉल कैप में। एडवांस डिक्लाइन देखिए 3:1 के करीब का एडवांस डिक्लाइन, ये देखिए मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इससे भी ऊपर है और एडवांस डिक्लाइन तो 3:1 का है। ये देखिए एडवांस डिक्लाइन आ गया ऑलमोस्ट 3:1। और एक बार ज़रा स्मॉल कैप भी दिखा दीजिए, स्मॉल कैप में भी करीब 1.5% की रैली। ये देखिए स्क्रीन पर रैली, स्क्रीन पर और आगे बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि रुक रही है। 1.5% इस समय स्मॉल कैप इंडेक्स। एक्सचेंज शेयरों में आज फिर शानदार तेज़ी, BSE हो चाहे MCX हो चाहे आपका IEX हो, जो एक और एक्सचेंज स्टॉक का गिना जाएगा। सुबह MCX पे हमने बात भी की थी बिग स्टॉक्स में, तो काफ़ी शानदार मोमेंटम मार्केट में। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल शानदार रैली मार्केट में देखने को मिल रही है। आज भी हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और मार्केट में हरियाली, जैसा कि आपने मेंशन किया, चौतरफा खरीदारी आज देखने को मिली। कुछ स्पेशली थीम्स आपने बताए, लेकिन सवाल ये, गैप अप ओपनिंग हुई, फिर एक रेंज में दिखाया मार्केट। ओवरऑल मार्केट आज कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए ओवरऑल मार्केट में एक चीज़ अब बहुत क्लियर है श्रेया। आई थिंक ये बात हमने पिछले हफ्ते भी की थी, फ्राइडे को भी मैंने बात कही थी। पोजिशनल सोचिए अब इस मार्केट में। देखिए डे ट्रेडिंग में पैसा बन रहा है, ठीक बात है, लेकिन इस मार्केट में ना सबसे ज़्यादा पैसा इस मार्केट में कहते हैं ना, एक बैंडिट्स वाला पैसा बनाया आपने। अगर आपने होल्ड किया है तो आपने, अगर कुछ स्टॉक्स को, मोमेंटम वाले स्टॉक्स को पकड़ के रखा और छोड़ा नहीं है, तो मैसिव पैसा बनाए। एक महीने में 30-30 40-40% के मूव्स आए हैं F&O स्टॉक्स में, सोचिए आप। और बड़ा पैसा अगर आपको बनाना है, आपको होल्ड करना पड़ेगा। बड़ा पैसा बनाना है, आपको होल्ड करना पड़ेगा। आज सुबह का एग्जांपल ले लीजिए MCX, अगर आपने पूरे दिन होल्ड करा तो पैसा बना। ये फ्राइडे से चल रही है कॉल, और आज देखिए आज करीब 7-8% ऊपर रहा। पॉलिसी वाले शेयर देखिए आप, पॉलिसी वाले शेयर आज ज़्यादा चले हैं पॉलिसी के मुकाबले। मैं 3-4 आपको एग्जांपल दूंगा, और अगर आपने फ्राइडे को उनमें प्रॉफिट बुक कर लिया होता तो आपने जो बड़ा वाला मुनाफा था वो छोड़ दिया है। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं तो बंधन हो गया, RBL बैंक हो गया, IIFL हो गया। 3 शेयर हैं, ये सिर्फ 3 एग्जांपल हैं। ये तीनों के तीनों पॉलिसी के डायरेक्ट बेनिफिशियरी थे। मतलब एक तो जो गवर्नर साहब ने खुद कहा था कि स्ट्रेस कम हो रहा है सेकंड रैंक बैंकों में, वो, और एक IIFL जो गोल्ड फाइनेंस में भी है और बाकी सब में भी। तो ऐसे शेयरों में फ्राइडे को आपको लग रहा होगा अरे वाह क्या शानदार मूव आ गया मेरे को, चलो मैं बुक कर देता हूँ। मुथूट एक और एग्जांपल हो सकता है, चोलामंडलम एक और एग्जांपल हो सकता है, M&M फाइनेंस एक और एग्जांपल हो सकता है। मतलब भतेरे एग्जांपल हैं, भतेरे, जो आपने अगर फ्राइडे को उस दिन पॉलिसी के बाद आप, और लॉजिकल भी रहा होगा कई लोगों का सोचना कि चलिए बड़ा पैसा बन गया, लेकिन आज ज़्यादा अच्छा उनमें पैसा बना है। तो बेसिकली अगर आप होल्ड करेंगे तो ज़्यादा पैसा बनेगा। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये कि आप देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात करूं मैं, तो ओपनिंग हुई थी, वहीं उसका हाई बना निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही, उसके बाद वो लेवल क्रॉस नहीं हुआ। अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी आपको लग रहे हैं, क्या करना चाहिए? टेक्सचर कैसा लग रहा है मार्केट को? जिस तरीके से रैली आज देखने को मिल रही है, टिकाऊ है या फिर अभी कोई हर्डल्स आपको दिख रहे हैं? देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर आते हैं, पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी इस समय ऐसा है श्रेया कि इसमें ना, अब अगर आपने आज सुबह खुलते ही खरीदा और बोले कि मुझे आज पैसा दो, वो नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इंडेक्स में अगर आप बने रहे तो पैसा बनेगा। तो बेसिकली बने रहने पर पैसा बन रहा है। अगर आप उसी दिन, जैसे मैं कह रहा हूँ, चेज़ करेंगे, और हो सकता है चेज़ करने में पैसा बन जाए, लेकिन उसी दिन पैसा नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब हम 24,500 से लॉन्ग है, फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स थोड़ा डिले कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी करिए प्लीज़। 24,500 से अब हम लॉन्ग है। अब 24,500 से जब हम लॉन्ग थे तब हमारा शुरुआती स्टॉप लॉस था करीब 24,000 का। तो अब इसमें इशू क्या है कि आपको ये नहीं सोचना है कि मैं आज लूँगा और मैं 1 घंटे बाद ही 2 घंटे बाद ही पैसा बना लूँ। कई मार्केट होते हैं जिसमें आपको डे ट्रेडिंग से पैसा बन रहा होता है, जिसमें आप दोनों तरफ के ट्रेड ले लेते हैं। ये ट्रेंडिंग मार्केट है। ट्रेंडिंग मार्केट में हमारा व्यू भी बहुत सिंपल है। अब प्रीवियस डे के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग रहना है हमको, और प्रीवियस डे का स्टॉप लॉस के नीचे जिस दिन बंद होंगे उस दिन आपको पोजीशन क्लोज करनी है।
अब क्योंकि प्रीवियस डे का लो बहुत नीचे रह गया तो अब उसको थोड़ा सा स्टॉप लॉस हम बढ़ाकर 24,800 पर ले आए हैं। अब तक हमने बात की थी 24,800 की। अब आज की क्लोजिंग कहाँ होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार निफ्टी रख दीजिए जरा स्क्रीन पर। अब देखिए आज हम अब तक 25,100 पर हैं, आज का लो है करीब करीब 25,077। अब सपोज करिए आप यहाँ पर बंद हो जाते हैं 25,120 पर, 25,130 पर, तो कल की ट्रेड में अब जो स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पर वो होगा आज का लो 25,077 पर, प्रोवाइडेड ये आखिरी के घंटे में बचा रहे। पहली बात तो ये एक ज़रूरी चीज़ होगी। और दूसरी अप्रोच क्या होगी इस समय मार्केट में, आप चाहें तो अपने कैपिटल को चार हिस्सों में बांट लें। पहला हिस्सा आज लगा दें, उसके बाद देखें मार्केट अगले 2-3 दिन कंसोलिडेट कर रहा है या ब्रेकआउट कर रहा है, दूसरा हिस्सा तब लगा दें। लेकिन इस मार्केट में अब एक बड़ा वाला मूव आ चुका है अपसाइड का, और ये मार्केट मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई से पहले रुकने वाला नहीं है। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी जा चुका है, निफ्टी भी ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ अब आज की क्लोजिंग के बाद नया स्टॉप लॉस हो जाएगा आज कल। बैंक निफ्टी में मेरी सिर्फ 2 लाइन की स्ट्रैटेजी होगी। बैंक निफ्टी में हम लगातार लॉन्ग रहे हैं। बैंक निफ्टी में हमारा लगातार व्यू ये रहा है कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है। तब से कह रहे हैं हम, जब से इवन पॉलिसी नहीं भी आई थी, कुछ ना कुछ मार्केट को पता था शायद, तब से बैंक निफ्टी, क्या रीज़न था कि बैंक निफ्टी ने सबसे पहले ऑल टाइम हाई लगाया। निफ्टी बहुत दूर था ऑल टाइम हाई से, बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया। तब से बैंक निफ्टी की बात हुई थी कि स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, क्लोजिंग बेसिस पर ऑल टाइम हाई लगा रहा था। बैंक निफ्टी में अब 58,000 का रास्ता खुला है। 57,000 तो हम ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं, 57,000 तो हम आज लगा ही चुके हैं। अब 58,000 में क्या बचा है टेक्निकली 2%, लेस देन 2% एक्चुअली। तो वहाँ पर हम मेरे ख्याल से जा रहे हैं। 56,500 तक की आपको कोई भी अगर डिक्लाइन मिले तो उसमें बाय करिए। करीब 300-400 पॉइंट की कोई भी डिक्लाइन मिल जाए 56,000 के एक स्टॉप लॉस के साथ, वो मेरे ख्याल से एक शानदार मौका होगा आपके लिए बाइंग करने का। तो बैंक निफ्टी में अभी भी पोटेंशियल, लगातार हम बात भी कर रहे थे कि इसी ओर ये बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन एक्सचेंज स्टॉक्स की भी बात करेंगे। आज लगातार CNBC आवाज़ खबरें पहुंचा रहा है अपने दर्शकों तक, और आपने M6 को बिग स्टॉक में भी शामिल किया था। शानदार तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट IEX भी देखिए वायदा कारोबार के टॉप गेनर्स में शामिल। अब क्या ये जो रैली आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है, चेज़ करना चाहिए? ओवरऑल व्यू क्या रहेगा एक्सचेंज स्टॉक्स के ऊपर? देखिए यहाँ पे पता है क्या इशू क्या है। यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, आप 2 स्टॉक्स हैं, इनके 1 महीने के चार्ट देखिए, MCX का और BSE का। 1 महीने का चार्ट मैं क्यों दिखाना चाहता हूँ इन दोनों का। अब तकलीफ़ क्या है यहाँ पे, आज सुबह चलो ठीक है एक बार फिर भी MCX बनता था क्योंकि सुबह वो न्यूज़ हिसाब से इतनी पॉजिटिव आई थी। 40% स्टॉक के भागे 1 महीने में, F&O के स्टॉक्स हैं, और इसमें किसी की भी लॉन्ग करने की हिम्मत नहीं होती है। तो इसमें तरीका क्या है ना, या तो आप ये कर सकते हैं कि चलिए एक और लीप ऑफ फेथ लेके ट्राई करें, चाहे अपने आप को हेज कर ले एक ऑप्शन के थ्रू, पुट के थ्रू, अगर हेज करना चाहें तो सिर्फ। लेकिन एक चीज़ जो इस मार्केट में बहुत लोगों ने गलती करी है ना, वो करी है इन स्टॉक्स को शॉर्ट करने की। BSE बहुत लोगों ने शॉर्ट करने की कोशिश की। आपको याद है एक बार वो किसकी रिपोर्ट आई थी जिस दिन वो एक स्टोरी भी वो बेकार की जब चली थी कि वो ट्यूसडे हो जाएगा NSE का, वो आई थिंक गोल्डमैन की थी वो शायद स्टोरी, वो रिपोर्ट उस दिन जिस शायद अंडर परफॉर्म किया, सेल की आई थी। आई थिंक वहाँ से हम 20 या 25% ऊपर होंगे स्टॉक पर। तो क्या है कि इस समय मार्केट सेंस कर रहा है कि या तो वो NSE के IPO से रिलेटेड हो सकता है, या कुछ और शायद जो ओवरऑल मार्केट में इसलिए बाइंग आ रही है उससे रिलेटेड हो सकता है। लेकिन इनको शॉर्ट नहीं करना है। अगर आपकी बाइंग करने की हिम्मत नहीं हो रही है कोई बात नहीं। वैसे तो मैं अभी भी ये कहूँगा कि एक अप्रोच आप ले सकते हैं कि और कुछ नहीं, चलिए फ्यूचर्स के थ्रू आप थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्क लग रहा है आपको, कॉल ऑप्शंस के थ्रू ट्राई करिए, लेकिन डिप पे बाय करिए इनको, इन स्टॉक्स को। यहाँ पे मोमेंटम अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है, और शॉर्टिंग की गलती बिल्कुल मत करिए। शॉर्टिंग की गलती नहीं, और डिप में बाय करने की खरीदारी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, एक्सचेंज से जुड़े स्टॉक्स के ऊपर ये फिलहाल स्ट्रैटेजी और राय आप अपनाएं। एक और इनफैक्ट अभी हम देखें मार्केट में पोस्ट रेपो रेट कट और CRR कट हम देख रहे हैं कि NBFCs बैंक्स में शानदार रैली है, और ये थीम लग रहा है कि 2-3 महीने तक कंटिन्यू हो सकती है। इसके अलावा या फिर यही कोई लग रहा है कि थीम अब मार्केट में चलेगी? देखिए ये अब आप सिंपल समझ लीजिए कि यहाँ पर ये थीम तो नंबर 1 है। आई थिंक इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम लगातार बात कर रहे हैं कि ये थीम चलने वाली है। सुबह से हमने बात की थी मुथूट, चोला, श्रीराम, सुबह IIFL को बात की थी हमने, M&M फाइनेंस लिया था स्पॉटलाइट में, और रनिंग मार्केट में फ्राइडे को मैंने 3 स्टॉक बताए थे जब पॉलिसी के बाद। एक था आपका चोलामंडलम, एक था आपका RBL बैंक, और एक था आपका बंधन बैंक। ठीक है ना, RBL बैंक, बंधन बैंक, देखिए आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं।
तो ये हमने एग्जैक्टली नाम लेके बताया था कि इन स्टॉक्स पे आपको इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे क्या, मेरे ख्याल से अब फोकस पता कहाँ होना चाहिए आपका श्रेया? अगले 3 महीने में, ये तो एक ऑब्वियस ट्रेड जो प्ले आउट हो चुकी है, अगले 3 महीने में अर्निंग्स का इंप्रूवमेंट आपको कहाँ दिख सकता है? आई थिंक उसमें मेरे रेडार पे नंबर 1 जो थीम रहेगी वो है 2 व्हीलर स्टॉक्स, जैसे हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर। ये 2 इन पर्टिकुलर, बिकॉज ये 2 मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा रूरल एरिया से भी फोकस रखते हैं और जहाँ पे मुझे लगता है कि अर्निंग्स में पोटेंशियल है अभी भी। ये एक थीम हो सकती है। आई थिंक M&M, एस्कॉर्ट्स, ये एक और थीम हो सकती है, यहाँ पर आप फोकस करें। इनसे रिलेटेड NBFCs, LTF, M&M फाइनेंस, चोलामंडलम, इस तरीके की जो NBFCs हैं इन पर फोकस करें। इसके अलावा और क्या, आई थिंक अगर आप थोड़ा सा स्लाइटली रिस्क टेकिंग नज़रिया रखते हैं, कुछ माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स और कुछ माइक्रो फाइनेंस से जुड़े हुए बैंक्स जैसे कि RBL, बंधन, इंडसइंड या फिर कुछ सेकंड रंग NBFCs, इन पर अगर आप फोकस करें, ये मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी थीम्स होंगी जो यहाँ से शायद आगे जाकर आउट परफॉर्म कर पाएंगी ओवरऑल। उसके अलावा खैर बाकी थीम्स हमें मिलती रहेंगी। एक मुझे लग रहा है कि रेलवे से जुड़े हुए स्टॉक्स, इनमें ऑलरेडी अच्छी खासी रैली पिछले 1 महीने में हुई है। एक सेंस मुझे बन रही है कि यहाँ पर अभी भी एक और फ्रेश ब्रेकआउट पेंडिंग है और ये स्टॉक्स जो है ना आप धीरे धीरे करके वापस रेडार पर आ, जैसे IRFC एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ मैं। ऐसे आपको, और वो फिनेंस में भी है, रेलवे से रिलेटेड भी, ऐसे आपको कई एग्जांपल मिल जाएंगे। ऐसे आपको ढूंढने पड़ेंगे बेसिकली इंडिविजुअल नाम बहुत हैं इस मार्केट में। इस मार्केट में अब एक तरीके का ना बुफे लगा हुआ है, आपकी जो मर्जी आप वो लीजिए, लेकिन पार्टिसिपेट करिए इस मार्केट में। और क्या होगा, वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। लेकिन इस मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क होगा कि अगर आप मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो, क्योंकि ये बहुत बड़ी अप ट्रेंडिंग मार्केट है इस समय। चलिए आप आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम को समझ लेते हैं। तो ये कुछ थीम्स आपके लिए। अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि शानदार रैली ऑब्वियसली मार्केट में है, तो तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स का शुरुआत होगी और मैक्सिमम स्टॉक्स आपको बैंक्स और NBFCs के ही दिखेंगे। जियो फाइनेंशियल 3.5% के करीब चढ़ता हुआ नजर आया। कोटक महिंद्रा बैंक 3% ज़्यादा उछला। बजाज फाइनेंस लगभग 3% और ट्रेंट में भी खरीदारी 2.5% के करीब होते हुई नजर आई है। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली। IIFL फाइनेंस देखिए, अब बात भी हो रही थी, 7.5% से ज़्यादा उछल गया। अगेन बंधन बैंक 7.5%। MCX इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स सेबी की तरफ से नॉड, और यहाँ पे लगभग 7% की तेजी। RBL बैंक अगेन 5.5% की तेजी यहाँ पे होती हुई नजर आई। लेकिन कुछ स्टॉक्स पर डेंट भी पड़ता नजर आया। इटर्नल स्पेस में कंपटीशन की वजह से थोड़ा यहाँ पर डेंट पड़ा, लगभग 2.25% के करीब। ICICI बैंक में आज मुनाफा वसूली लगभग 1.5%। महिंद्रा एंड महिंद्रा टूट गया 1%, हालांकि इसके जो सेल्स के नंबर आए थे ठीक थे। उसके अलावा आप देखिए कल्याण ज्वेलर्स 2% से ज़्यादा गिर गया। केन्स टेक में आज दबाव है 1% से ज़्यादा। इसके अलावा मजगांव डॉक में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। हमारे साथ फंडामेंटल राय देने के लिए जुड़ेंगे आज चोला सिक्योरिटीज़ के धर्मेश कांत जी। टेक्निकल कॉल्स के जरिए आपकी कमाई कराएंगे प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, शिल्पा राउत और अमित सेठ। 2:15 पर यतिन मोहता बताएंगे आपको कि दरों में कटौती से कितना नुकसान और कितना फायदा। 2:20 पर मैं बताऊंगी आपको NBFCs पर ब्रोकरेजेस की राय क्या है। 2:25 पर यतिन मोहता ही बताएंगे आपको MCX का शेयर क्यों भागा। 2:30 बजे स्टारलिंक पर खास खबर लेकर आएंगे असीम मनचंदा। 2:35 पर इंश्योरेंस एजेंट से जुड़े नियमों पर खबर लेकर आएंगे हमारे सहयोगी यश जैन। 2:45 पर टाटा मोटर्स की CV आउटलुक पर डिटेल लेंगे सुदर्शन कुमार। और 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे DR चौकसी फिनसर्व के MD देवेंद्र चौकसी जी। और 3:05 पर यतिन मोहता बताएंगे डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर एनर्जी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। ओके चलिए, अच्छा आगे बढ़ें इससे पहले एक बार ज़रा एक स्टॉक लेकर आइए आप HDFC लाइफ का। एक बार इंट्राडे चार्ट लेकर आइए HDFC लाइफ का। अभी 7-8 मिनट पहले डेटा आए थे HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के मई मंथ के प्रीमियम के, और उसमें अगर एक नाम स्टैंड आउट कर रहा है तो वो HDFC लाइफ है। एक स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर 33% की प्रीमियम जंप है और टोटल AP 19% और रिटेल AP 15% बढ़ता हुआ। LIC एक और काउंटर है जहाँ पर ठीक ठाक ग्रोथ है, लेकिन HDFC लाइफ क्लियरली सबसे स्ट्रॉन्ग आउट ऑफ द लॉट जो स्टैंड आउट कर रहा है। चलिए हमारा पैनल तैयार है, एक बार ट्रेड्स की शुरुआत की जाए। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए इस समय का पिक आपका।
गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है हीरो मोटर्स। इस पर ध्यान देना चाहिए। ऑन द लॉन्ग साइड अच्छी तेजी हुई है। 4355 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप का 4340, मतलब 15 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 4400 पॉसिबल है। हीरो मोटर्स तेजी है। हीरो मोटर में चर्चा भी हो रही थी, डे हाई पर 2% से ज्यादा की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। मानस जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपने क्या चुना है आज के सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, टाटा एलेक्सी पे खरीदारी करने की राय रहेगी यहाँ पर। फाइनली हमने एक ब्रेकआउट देखा और ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था पिछले करीब 8 सेशन से, ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। आज फाइनली हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो टाटा एलेक्सी में खरीदारी करेंगे। 6569 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 6750 6750 के टारगेट सेट करने हैं। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं। 6600 का कॉल ऑप्शन 137 पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 104 के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 200 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। ओके, टाटा एलेक्सी हो गई मानस जी की तरफ से पिक। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा लॉन्ग साइड में टाटा कम्युनिकेशन पे। टाटा कम्युनिकेशन भी 1700 के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है। ये पॉजिटिव ट्रिगर है। आपको नेक्स्ट टारगेट्स टुवर्ड 1780 से लेके 1800 तक भी मूव करते मिलेंगे। तो 1700 के स्टॉप लॉस से आप टाटा कम्युनिकेशन पे लॉन्ग रहिए फॉर टारगेट्स ऑफ 1780 एंड 1800। 1780 से 1800 तक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाटा कम्युनिकेशन। ये शिल्पा जी की पिक आपके लिए। राजेश सातपुते जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आपने क्या पिक किया है आज के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मेरी नजर है भारत फोर्ज के चार्ट पे। बहुत ही क्लीन प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ पे है। शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के लगता है कि दिस इज अ गुड काउंटर कि जहाँ पे हम बेट कर सकते हैं एज ए स्विंग ट्रेडर। इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा 1380 से लेके 1400 का। 1340 चल रहा है। लॉन्ग करे भारत फोर्ज, स्टॉप लॉस रहेगा 1320 का। ओके, अमित सेठ भी तैयार है हमारे साथ। अमित जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपने क्या ट्रेड लिया? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी इस समय की ट्रेड एक्सिस बैंक रहेगी। एक्सिस बैंक ने एक थ्रस्ट जनरेट किया 10-20 डेमा से। आज के सत्र में जो ओपनिंग हुई है वो गैप के साथ हुई है एंड दैट गैप इज स्टिल सस्टेनिंग। वॉल्यूम्स पिछले सत्र में काफी अच्छे थे और आज के सत्र में रीजनेबल हैं, तो इसे बाय करें। 1205 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1205 का, और टारगेट्स रहेंगे 1250 रुपए के। ओके, एक्सिस बैंक 1250 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पिक हो गई अमित जी की तरफ से। यहाँ पे खरीदारी की राय। तो अभी तक सारी खरीदारी की कॉल्स आए हैं। गावा से कह रहे हैं हीरो मोटोकॉप को खरीदें आप। मानस जी कह रहे हैं टाटा एलेक्सी बाई कर सकते हैं। शिल्पा जी टाटा कम्युनिकेशन पे दाव लगा रही है। राजेश सातपुते जी कह रहे हैं भारत फोर्ज में उनको दम दिख रहा है। और अमित जी ने एक्सिस बैंक को चुना है। धर्मेश कांजिया हमारे साथ मौजूद हैं इन्वेस्टमेंट आइडिया के लिए। धर्मेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट में शानदार रैली हम देख रहे हैं पोस्ट रेपो रेट कट और CRR कट। ऐसे मूड मॉल में आपके पिटारे से कौन से स्टॉक्स निकलेंगे? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज, सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को गुड आफ्टरनून। देखिए, जितनी भी फ्रंटलाइन इकोनॉमी फेसिंग कंपनीज है वहां पर अच्छी खासी अट्रैक्शन देखने को मिलनी चाहिए। आज का प्राइस एक्शन थोड़ा वही सजेस्ट कर रहा है। मुझे लगता है आने वाले दिन में एक आध महीना ये तेजी कायम रहेगी। तो वहाँ पर ऑटोमोबाइल तो क्लियर कट बाई बास्केट बनता है। ऑटोमोबाइल, ऑटो एंसिलरी में अच्छी तेजी दिख रही है। इसके अलावा मेटल्स हो गए, बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक सीमेंट का क्षेत्र हो गया, वहाँ भी मुझे लगता है थोड़ी तेजी रहेगी। और प्रॉफिट टेकिंग मुझे लगता है डिफेंस क्षेत्र में थोड़ी होगी बिकॉज ऑफ सेक्टर रोटेशन। इसके चक्कर में अगर स्टॉक पिक करना हो ऑटोमोबाइल क्षेत्र से तो दोनों ही स्टॉक मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, हीरो मोटोकॉप और बजाज ऑटो। हीरो मोटोकॉप क्योंकि डायरेक्टली आपको डोमेस्टिक कंजम्पशन को कैटर करता है और एंट्री सेगमेंट के बाइक रोल आउट करते हैं। मैनेजमेंट काफी एग्रेसिव थे इस बार के मानसून को लेकर के। अब तो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ गया तो EMIs काफी लोअर होंगे और वायरस सीजन भी है तो वहां पर इनकी सेल्स पुश होनी चाहिए। 7 से 8% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ हम लोग जून में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उस हिसाब से प्राइस ने भी डिस्काउंट फॉर नहीं किया है। बजाज ऑटो इनका मिक्स काफी अच्छा है, डोमेस्टिक भी है और एक्सपोर्ट मार्केट भी काफी अच्छा चल रहा है, करेंसी स्टेबल है, तो वहां भी इनको एडवांटेज मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है ये दो का अगर जोड़ी बना के चलें तो आने वाले 15-20 दिन में आराम से 7 से 10% का गेन मिल सकता है। ओके, जोड़ी। चलिए, तो आज जोड़ी पिक आ गई हमारी तरफ से, धर्मेश जी की तरफ से। अब बात करते हैं कुछ और सेक्टर्स और स्टॉक्स की। धर्मेश जी, इंश्योरेंस स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू होगा? क्योंकि काफ़ी अच्छी हमने तेज़ी देखी है पिछले कुछ दिनों में, जनरल और लाइफ दोनों में, बट लाइफ इंश्योरेंस में खास तौर से। बिल्कुल अनुज जी, देखिए मार्च में भी काफ़ी अच्छे इनके नंबर्स आए थे। साल का नंबर भी मोर और लेस ठीक ठाक ही रहा था।
और वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़े कंफर्ट जोन था, तो प्राइवेट सेक्टर में तो काफ़ी अच्छी तेजी हो गई, बट मुझे लगता है LIC में अभी भी बहुत बड़ी तेजी होनी बाकी है। ये तो जो करेक्शन था उसको इन्होंने कुछ हद तक कवर किया है, बट वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी सस्ता कंपेयर टू एनी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर। मतलब अगर सिर्फ डेटा और नंबर्स की बात करें तो इसकी जो ROE है 50-60 के ऊपर की रिटर्न ऑन इक्विटी है, बाकी किसी का भी 20 से ऊपर का नहीं है। लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, और मार्केट शेयर भी अभी भी ये 60% के आसपास ओन करते हैं। और वैल्यूएशन के हिसाब से 1/4 ऑफ द वैल्यूएशन मल्टीपल पर मिल रहा है, 15-16 के PE मल्टीपल पर आपको LIC मिल रहा है, जबकि कोई भी प्राइवेट सेक्टर बात करें, चाहे HDFC लाइफ हो, SBI हो, ICICI हो, सब कहीं भी 70 से लेकर 90 के PE मल्टीपल पर ट्रेड करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी गुंजाइश है लाइफ इंश्योरेंस LIC को बाई करने की, और अपसाइड टारगेट अगर 3 से 6 महीने अभी से दिवाली तक का अगर रुकने को अगर कोई तैयार है तो आराम से 1200 1250 का अपसाइड टारगेट मिलना चाहिए। ओके, इंश्योरेंस स्पेस में LIC, HDFC लाइफ, ये दो स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं धर्मेश जी को। कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। हिंडाई मोटर इंडिया लेकर आई है स्क्रीन पर। यहाँ आप देखिए इंट्राडे में करीब 7% तक उछला और इसने फ्रेश लाइफ टाइम हाई टच किया, और 11 वीक्स में देखें तो बेस्ट डे था हिंडाई मोटर इंडिया का। गाबा सर, हीरो मोटर कॉर्प आपने सजेस्ट किया आज के लिए। हिंडाई मोटर कैसे चार्ट्स पे प्लेस्ड है? यहाँ पे दमखम नजर आ रहा है क्या आपको? वेल हुंडई यस, एक गैप अप खुला, एक हाई चला गया 2000 के आसपास। 2000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन जाता है, वहां पर थोड़ी सेलिंग आई। ट्रेड करें 1933 पर। अगर आप हुंडई का चार्ट देखें फ्रॉम अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव तो अब भी बाय मोड पर है। यहीं पर थोड़ा रेजिस्टेंस है 2000 को, इसको नेगोशिएट करना डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन एक बार ये पास कर ले तो मेरे ख्याल से फिर ये एक्चुअली है बाय मोड पर। बाय एंड होल्ड रहेगा, स्टॉक अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट यस इट्स अ होल्ड स्टॉक। ओके, चलिए ये होल्ड स्टॉक। आगे बढ़ते हैं अब कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छा तगड़ा मोमेंटम है उनकी बात करते हैं। एक बार ट्रेंड लेकर आइए मानस। ट्रेंड देखिए, ट्रेंड की बेयर मार्केट खत्म हुई क्या, और अब कहाँ तक के मूव्स ओपन हो रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल खत्म हुई है, और देखिए इसके साइन करीब 2 या 3 दिन पहले आ गए थे जब स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। एक प्राइस रेजिस्टेंस था 5750 पे, उसको स्टॉक ने ब्रेक किया। तो आई थिंक इस रैली में ही 6400 तक के लेवल्स को दिखा सकता है। एक पोजीशनल ट्रेड लेना आई थिंक बेहतर रहेगा। करंट लेवल्स पे आप 5790 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 6250 और 6400 ये दो टारगेट आप सेट कर सकते हैं आने वाले 2 से 3 हफ्ते के लिए। मीनवाइल जो स्टॉक मैंने स्पॉट किया था एक बार, HDFC लाइफ लेकर आई है वापस। मैसिव मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा है वो। जैसा मैं कह रहा हूँ, मुझे ना हैरानी नहीं होगी अगर आप कल 1-2 ब्रोकरेज अपग्रेड्स देखें यहाँ पर श्रेया। तो जो इसका डेटा पॉइंट है ना HDFC लाइफ का, वो यही पॉइंट आउट कर रहा था। और इस मार्केट में बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, जो लीडर है उसी को फॉलो करिए आप, वहीं सबसे ज़्यादा आपको पैसा बनेगा। और डेटा आया उसके बाद से देखिए HDFC लाइफ का एक डेटा मैं दोबारा पढ़ के बताता हूँ आपको एक बार अगर हो। हाँ, ये देखिए, ये माई इंश्योरेंस डेटा है, और ये 33% की ग्रोथ है एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर, और इस वजह से इस तरीके का मूव यहाँ पर 763.45 पर यहाँ पर आता हुआ। शिल्पा जी, HDFC लाइफ कोई ऑप्शन ट्रेड करना हो यहाँ पर 760 770 कोई सेंस बनेगी? बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में स्टॉक। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप HDFC लाइफ का 780 का कॉल ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो ये 9 रुपए 75 पैसे पे है, तो मुझे लगता है ये अभी भी बहुत अच्छे रीजनेबली प्राइस्ड है। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 5 रुपए का मेंटेन कीजिए, और अगर यहाँ से HDFC जो एक्सपेक्टेशन है कि मिनिमम 30-40 रुपीज रन करेगा, तो प्रीमियम आपको ये ऑलमोस्ट डबल होते हुए मिलेगा। तो एनीवेयर इन बिटवीन 20 to 25 आप इसमें बुक कर सकते हैं। ओके, तो HDFC लाइफ ये कॉल हो गई, और शानदार नंबर्स के बाद हम इसमें रैली देख रहे हैं। अब जब इसको मैं ट्रैक कर रही थी तब इन रेड कारोबार करता हुआ नजर आया था। उसके बाद से देखिए आप निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी पोस्ट नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट NBFCs हम जब चर्चा कर रहे थे तो पावर फाइनेंसिंग कंपनीज स्टॉक्स में भी अच्छी तेज़ी, इरेडा, PFC ये भी भागा आज, और आप देखिए तो वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल ये भी आपको दिखेगा। अमित जी, इरेडा, PFC, REC इन तीनों में से कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? तीनों में ही शानदार रैली देखने को मिल रही है आज। जी श्रेया जी, पर्टिकुलरली अगर हम REC की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने अपना 50 डेमास क्रॉस किया विद अ गैप
और पिछले 10-15 दिनों की कैंडल्स देखें तो वो काफी एक नैरो रेंज साइडवेज कंसोलिडेशन था, सो वी कैन से इट्स अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। आरएसी में अभी भी पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे 418 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 440 के। मीनवाइल HDFC लाइफ अब 765 क्रॉस कर रहा है, शानदार मोमेंटम वहाँ पर इस समय आपको ट्रेड में दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्रवार की उस RBI पॉलिसी के बाद लगातार शानदार तेज़ी है, आज भी एक्शन में बैंक्स और NBFCs हैं। दरें घटने का क्या असर होगा, इस पर कोटक सिक्योरिटीज़ ने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली है। क्या है इस रिपोर्ट में, यतिन से समझते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और देखिए ऑब्वियसली यहाँ से कितनी बैंक की अर्निंग्स में फ़र्क पड़ेगा, कितने बैंक्स के मार्जिन्स पे असर होगा, ये लोगों को जानना है। और ऑब्वियसली ब्रोकरेजेस की अगर हम माने तो वो कंस्ट्रक्टिव व्यू दिखा रहे हैं बैंक्स और NBFCs पे। शायद NBFCs को एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग मिले और सरकारी बैंकों को एक एडवांटेज मिले प्राइवेट बैंकों के मुकाबले। लेकिन क्लियरली अगर हम कोटक का व्यू देखें तो इनको लगता है कि जो PSU बैंक्स है सबसे जल्द में जल्द रेट ट्रांसमिशन करेंगे। ऑब्वियसली सरकार की विल भी है। और अगर हम बात करें PSU बैंक्स की तो इनका जो डिपॉजिट फ्रेंचाइज है वो अलाउ भी करता है इस तरीके का ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा और सबसे फास्ट पास करने का। ऑब्वियसली अगर हम PSU बैंक्स के एक्सपोजर की बात करें तो MCLR यानी जो ब्याज दरों से फ्लोटिंग रेट के लोन्स वो देते हैं उसमें सबसे ज़्यादा 51% का हिस्सा है, तो बैंक के कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। हालांकि अगले 2 क्वार्टर्स काफ़ी ब्रोकरेज का मानना है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे इसका असर देखने को मिल सकता है। अगर हम NBFCs की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट ऑफ फंड्स गिरते हुए नजर पड़ेंगे और उसके सामने उनका जो रेट ट्रांसमिशन है वो कमज़ोर रहता है, तो कहीं ना कहीं नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स इनके थोड़े बहुत प्रोटेक्टेड रहते हैं। और ऑब्वियसली अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें तो डिपॉजिट्स किस हिसाब से बैंक्स कट करते हैं, किस हिसाब से बैंक से फंडिंग सस्ता मुहैया होती है NBFCs पे, उस पर कहीं ना कहीं नज़रें बनी रहेंगी। लोन डिमांड की बात करें तो मिड कॉर्पोरेट, SMEs, MSMEs और जो रिटेल लोन्स हैं यहाँ सबसे ज़्यादा मांग आपको देखने को मिल रही है क्योंकि कॉर्पोरेट लोन जो है वो सुस्त हैं। तो कहीं ना कहीं रिटेल लोन्स जो हैं वहाँ कौन सी बैंक को बढ़त मिलती है, कहीं ना कहीं वहाँ अर्निंग जरूरत अच्छी रहेगी, ऐसा कोटक का मानना है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें तो कोटक का मानना ये है, अभी जल्दबाजी होगी कहना कि कितना असर कितनी बैंक्स पे होगा, लेकिन क्लियरली एक्सिस बैंक और ICICI बैंक ने सबसे स्विफ्ट रेट ट्रांसमिशन किया था पिछली साइकिल में। और PSU बैंक्स की बात करें तो सबसे पहले वो रेट ट्रांसमिशन में आगे रहती हैं। एस्टिमेट्स देखते हैं तो जो NBFCs हैं उन पे कोटक का एस्टिमेट ऐसा है कि बजाज फाइनेंस, चोला, L&T फाइनेंस पे शायद आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन शॉर्ट टर्म में नेगेटिव साइड पे नजर पड़े। हालांकि श्रीराम फाइनेंस में कोटक को लगता है कि इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन साल दर साल FY 26 में बढ़ते हुए नजर पड़ेंगे। ऑलराइट, चलिए यार बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर मोमेंटम अच्छा है। बात हो ही रही है स्पेस की, तो कुछ बात अब इंश्योरेंस स्टॉक्स की भी कर लेते हैं जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आपको प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। और यश के पास चलते हैं क्योंकि क्लियरली पिछले 5 मिनटों का स्टॉक ऑफ द मोमेंट है HDFC लाइफ। यश, गुड आफ्टरनून, कैसे रहे डेटा पॉइंट्स? मंथली नंबर्स कुछ महीनों के एक्चुअली गैप के बाद इस बार मई के महीने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए, इंडस्ट्री के लिए भी, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। दो अगर इस मूवी के लीडिंग स्टार्स देखे जाए मई के महीने में तो वो रहेंगे एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो कि लिस्टेड है एज मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और HDFC लाइफ इंश्योरेंस। मैं दोनों के नंबर्स के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आया है मई के महीने में और बेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दर्ज किया है कंपनी ने। मई प्रीमियम 26% से बढ़ा है, टोटल एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट जिसे हम APE कहते हैं वो 28% से बढ़ा है और रिटेल APE 25% से बढ़ा है। HDFC लाइफ की बात की जाए तो टोटल जो न्यू बिजनेस प्रीमियम कलेक्शन है वो 33% से बढ़ा है, टोटल APE 19% से और रिटेल APE भी 15% से बढ़ा है। अगर ICICI प्रूडेंशियल की बात करें मई के महीने में तो ग्रोथ थोड़ा सुस्त है पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस भी रहा है कंपनी के लिए ग्रो करने के लिए। मई प्रीमियम सिर्फ 7% से बढ़ा है, टोटल APE 1% से और रिटेल APE में कॉन्ट्रैक्शन यानी डी ग्रोथ आया 14% का। उसके बाद में SBI लाइफ इंश्योरेंस की बात करें फिर से सुस्त ग्रोथ रहा है मई के महीने में और ये एक मिक्स्ड बेस पे सुस्त ग्रोथ आया है। तो मई का प्रीमियम 25% से बढ़ा है, टोटल APE 13% से बढ़ी है और रिटेल APE 4% से बढ़ी है। फाइनली लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC की बात की जाए तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहा है पर बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, एक मिक्स्ड बेस था ग्रो करने के लिए। मई प्रीमियम 11% से बढ़ा है,
टोटल एपी 21% से बढ़ा है, पर रिटेल एपी में 7% का कॉन्ट्रैक्शन यानी कि डी ग्रोथ आया है, यानी कि कमी आई है। इसका मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल बिजनेस जो है एलआईसी के लिए वो परफॉर्म नहीं किया है, पर ग्रुप बिजनेस ने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है एलआईसी के लिए। ओके, शुक्रिया यश तमाम जानकारी के लिए, नंबर्स बताने के लिए। और देखिए मई का इंश्योरेंस डेटा है और सीधा असर हमें पर्टिकुलर काउंटर्स पे देखने को मिला। HDFC लाइफ निचले स्तरों से सुधर कर रहा है कारोबार। ICICI प्रूडेंशियल देखिए इसमें भी हल्की बढ़त, साथ ही SBI लाइफ और LIC भी अभी आपके स्क्रीन पे जहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। हमने टेक्निकल कॉल्स भी लिए इस पर, इनफैक्ट इस पर बात भी की, लेकिन राजेश सातपुते जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी इस स्पेस में कोई आप ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद है जहाँ पे अभी आपको लग रहा है यहाँ से और मुनाफा बनता हुआ दिख सकेगा? देखिए ऑब्वियसली HDFC लाइफ तो लीडर है, लेकिन और एक काउंटर जो रडार पे आया है वो है ICICI GI। अगर आप इसका चार्ट देखें तो परसों एक टेक्निकल ब्रेकआउट मिला और ये ब्रेकआउट इतना स्ट्रांग था, थोड़ा आज का दिन पॉज है, लेकिन मुझे लगता है ये 2000 का जो लेवल है इसके लिए एक सैक्रोसेंट लेवल होगा, प्रोबेबली 1950-2000 ये बाय ऑन डिप वाला काउंटर हो गया है। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट है वो करीबन 2200 से 2250 होगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट। ये थोड़ा सा पोजिशनल टाइप कॉल रहेगा, प्रोबेबली इसके लिए एक 8-10 दिन लगेगा, लेकिन अगर कुछ नया लेना है तो डेफिनेटली एक नजर रखें ICICI GI। ओके, ICICI GI पर नज़र रखें। ये स्टॉक भी मोमेंटम में है, फ्राइडे से इसमें मूव आना शुरू हुआ था और आज भी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ। एक बार मानस चार्ट देखिए टाटा टेक का, आपकी कॉल टाटा एलेक्सी पे थी, लेकिन ये दोनों स्टॉक साथ में चलते हैं। टाटा टेक भी कई बार हमारे रेडार पर आया है, कोई व्यू होगा इस स्टॉक पर? देखिए व्यू यहाँ पर भी पॉजिटिव है। हालांकि पिछले 10 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव ये है कि कंसोलिडेशन 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। और अगर हम पैटर्न देखें तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल तैयार है स्टॉक अब नेक्स्ट मूव में अपने 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने के लिए, जो कि 825-830 की रेंज में है। आई थिंक अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें, 749 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें और 825-830 के टारगेट सेट करें। ओके, चलिए, तो ये इस समय आपके लिए कुछ आइडियाज़। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जिसका सबको इंतज़ार था, स्टारलिंक की प्राइसिंग क्या होगी। भारत में लाइसेंस मिल चुका है, जल्दी सेवाओं की शुरुआत भी होने वाली है, लेकिन आखिरकार स्टारलिंक के कनेक्शन में क्या कीमतें होंगी ये सब जानना चाहते थे। असीम मनचंदा को एक एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है जिसके हिसाब से लग रहा है कि शायद ये प्राइसेस इनिशियली थोड़े से प्रोहिबिटिव होंगे, यानी थोड़े महंगे होंगे, सबकी रीच के शायद विद इन ना हो। असीम, गुड आफ्टरनून, बताइए पूरी खबर। शुक्रवार को सरकार ने स्टारलिंक को लाइसेंस दिया है, जल्दी कंपनी को स्पेक्ट्रम मिल जाएगा और कंपनी अपनी सेवाओं की शुरुआत भारत के अंदर भी कर देगी। लेकिन ये सेवा जो है सबके लिए नहीं होगी, ये थोड़ी सी प्रीमियम सर्विस हो सकती है। कंपनी का अगर आपको सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा लेनी है तो सबसे पहले आपको कंपनी का एक डिवाइस लेना पड़ेगा जो कि करीबन 33,000 रुपये का आएगा, और उसके बाद आपको एक प्लान लेना पड़ेगा जो कि न्यूनतम 3,000 रुपये के आसपास का हो सकता है। तो इस प्राइसेस के ऊपर कंपनी अपनी सेवाओं की शुरुआत भारत के अंदर कर सकती है। कंपनी को ये भी बता दूं कि कंपनी को पहले 2 देशों के अंदर लाइसेंस ऑलरेडी मिल चुका है, साउथ ईस्ट एशिया के, जिसमें कि बांग्लादेश और भूटान के अंदर कंपनी ऑलरेडी अपनी सर्विस दे रही है। तो दोनों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी कंपनी अपना डिवाइस करीब 33,000 रुपये का बेच रही है, और जो न्यूनतम प्लान है कंपनी का अनलिमिटेड प्लान वो करीबन 3,000 रुपये के आसपास का वहां पे भी कंपनी उन दोनों देशों के अंदर दे रही है। तो जानकार मान रहे कि भारत में भी कोई अलग से इसकी प्राइसिंग डिफरेंट नहीं होगी, भारत में भी उसकी सेम प्राइसिंग यही होगी। तो थोड़ी सी प्रीमियम सर्विस है, तो जो टेलीकॉम कंपनी है उनके लिए एक राहत होगी कि जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टारलिंक आएगी, एक बड़ा मार्केट कैप्चर कर लेगी, वो ऐसा भी फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो एक ये प्रीमियम सर्विस जो कि दूर दराज के इलाकों तक ही सीमित रहेगी, जहां पर कि लोगों को चाहिए कि यहाँ पर हमारा इंटरनेट नहीं आ रहा है, वहां पर ये सर्विसेज आपको काफ़ी फायदे में आ सकती है। ओके, बिल्कुल। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी यहाँ पर। धर्मेश जी, आप कैसे पढ़ रहे हैं इस खबर को, और फॉर एग्जांपल क्या भारतीय जैसे प्लेयर्स के लिए अब थोड़ा सा वापस स्ट्रक्चरली पॉजिटिव होने की ज़रूरत है? बिडबला है अनुज जी, बिकॉज ये प्रीमियम सर्विस ऑफर करेंगे दूर दराज के इलाकों में, वहाँ पर उसको अवेल करने के लिए फिर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होनी चाहिए लोगों में कि वो पे कर सके इस तरीके के प्राइसिंग। शौकिया लोग अगर बोटिंग पे आप जा रहे हैं कहीं पे और वो हाई सी में निकल गया, वहां पर आप सैटेलाइट लिंक यूज करना चाहते हैं, वो अलग बात है, बट उससे आप कितना कमा लोगे। तो मुझे लगता है कि अभी ये एक रोल आउट होगा समीकरण समझने के हिसाब से,
भारतीय बाजार को समझ रहे हैं। बांग्लादेश भूटान वैसे कोई रिच कंट्री नहीं है, वहां पर ये ऑलरेडी रोल आउट कर रहे हैं, तो इनके पास बिजनेस प्लान जरूर होगा। तो अभी काफी जल्दबाजी हो जाएगी इस पर कमेंट करने में कि किस तरीके से ये सर्विस रोल आउट होगी और किस तरीके के कस्टमर्स को इसका डायरेक्ट फायदा होगा। सो अनुज जी, ओवरऑल तो पॉजिटिव ही लगता है। लॉन्ग टर्म में ये सारी सुविधाएं अगर अनरीचेबल एरिया में आप विदाउट वायरिंग के या केबल के पहुंच सकते हैं तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा, बट प्राइसिंग इंडियन जैसे मार्केट के लिए काफी सेंसिटिव रहती है। सो शायद बांग्लादेश एंड भूटान से इनका एक्सपीरियंस उसमें काम आए, तो देखते हैं। बहरहाल मतलब भारतीय एयरटेल का जहां तक सवाल है वहां पर तो पॉजिटिव व्यू कायम है, और इन्वेस्टर्स के लिए अगर लिए रखें तो उसमें बने रहें। स्टारलिंक से रिलेटेड अभी प्रॉफिटेबिलिटी डिस्काउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। आप लेंगे कि नहीं सर्विस? हाँ धर्मेश जी, आप लेंगे कि नहीं? जरूरत नहीं है अनुज जी, जरूरत तो पैदा हो जरूरत जाती नहीं है अनुज जी, अगर तो- मुंबई में रहते हुए इस सर्विस की। हाँ, यतिन से पूछते हैं। यतिन, आप लोगे? मैं क्यों, मतलब 36,000 रुपये साल के दे के कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपके मोबाइल में डेटा है, आपके घर पे इंटरनेट सुविधा है। और जैसे कि धर्मेश जी भी बोल रहे थे ना, शायद ये शहरों के लिए नहीं है, मुझे लगता है ऐसे बिजनेसेस के लिए जो रिमोट एरियाज़ में है, पहाड़ी इलाकों में जहाँ नेटवर्क की दिक्कत है, जहाँ आपको एक्चुअली में रियल टाइम चीज़ें चाहिए, मे बी कोई हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर ये पैकेज खरीदेगा, बट मुझे नहीं लगता ये मासेस के लिए, शायद एक क्लासेस के लिए प्रोडक्ट बनाया है। जो देवलाली में बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं। चलिए अब आज की बात करते हैं, आज के हीरो ऑफ द डे की। MCX फोकस में शेयर में 6% ज़्यादा की तेज़ी। आज सुबह हमने इसको बिग स्टॉक में भी लिया था। यतिन से जानते हैं कि क्यों भागा इतनी तेज़। यतिन, और आज सुबह आपने ठीक से कहा था, वो मतलब MCX के शेयर में करंट है, और वाकई में करंट है, क्योंकि अगर हम MCX की बात करें तो इनको सेबी से फाइनली अप्रूवल मिल चुका है इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स लॉन्च करने का। CERC और IEX के साथ इनकी जो बातचीत थी, उसके बाद फाइनली कई सालों के लैग के बाद अब फाइनली MCX इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स लॉन्च कर पाएगा। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो कंज्यूमर्स हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, और काफ़ी सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स में अच्छी तरीके से वॉल्यूम आपको MCX में होता हुआ नज़र पड़ सकता है। ऑब्वियसली अगर हम MCX की बात करें तो IEX से वो सारा डेटा खरीदेंगे अंडरलाइन का, और उसके ऊपर फ्यूचर्स ट्रेड होंगे, तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, क्योंकि कमोडिटीज़ में हमने देखा है MCX के पास एक मेजॉरिटी 90% प्लस मार्केट शेयर है, और शायद इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स में एक लगभग मोनोपोली अभी बनती हुई नज़र पड़ रही है MCX की, जो बाजार को पसंद आया, और शेयर में लगभग इंट्राडे में 6 से 7% का इंट्राडे मूव। ओके, शुक्रिया दिन तमाम जानकारी के लिए। तो क्लियरली हीरो ऑफ द डे MCX आज 7% की रैली इसमें करीब करीब हमें देखने को मिल रही है, और ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक। इनफैक्ट एक बार महानगर गैस लिमिटेड भी दिखते हैं, MGL, इसमें भी शानदार रैली 7.7% की तेज़ी आज के सेशन में हमें देखने को मिली। डे हाई पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा आपको महानगर गैस 1413 पे। और ब्रोकरेजेस हालांकि सुबह डिवाइडेड थे, स्प्लिट थे उनके व्यूज़ काफ़ी, लेकिन जिस तरीके से मैनेजमेंट की कमेंट्री आई काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, और मर्जर और एक्विजिशंस को लेके भी वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, वहाँ पे भी काम चल रहा है। और उनकी मैनेजमेंट का कहना है कि जिस तरीके से स्टॉक ने पिछले 2 साल में परफॉर्म किया है, आगे भी ग्रोथ संभव है, तो उसका नतीजा में आज स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। शिल्पा जी, आप बताइए, महानगर गैस शानदार तेज़ी, क्या इसको चेज करना चाहिए? जी बिल्कुल, शेयर करना चाहिए। इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन से इसमें हमने लॉन्ग रेकमेंड किया है करीबन 1330 के लेवल से, तो यहाँ पे 1400 प्लस एक टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया। लेकिन जिस तरह से स्ट्रेंथ है और पूरे सेक्टर में, चाहे वो IGL आप देखिए या फिर आप गेल देखिए या फिर महानगर गैस, सब में एक स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे मुझे लगता है नेक्स्ट जो टारगेट है वो 1445 से लेके 1480 है। तो किसी के पास है तो आप ट्रेल कर दीजिए स्टॉप लॉस 1380 तक। अदरवाइज किसी को अभी फ्रेश भी लेना, आप ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपका 1380 का रहेगा। ओके, चलिए सुबह भी हमने बात की थी इसकी और IGL दोनों की। राजेश पालवे जुड़े हमारे साथ शो में। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है मैक्स हेल्थ। स्टॉक में अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे अगर इसको देखें तो यहाँ पे वीकली डेली चार्ट पे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट आते हुए दिखा है, और स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अब यहाँ पे निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिली है, ये स्टॉक के टारगेट बन सकते हैं करीब 1225 से लेके 1235 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1185 के आसपास। ओके, मैक्स हेल्थ केयर ये पसंद आ रहा है आपको, 1194 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। डे हाई पर
PSU बैंक इंडेक्स आप देखिए 10 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर है ये, और शानदार रैली इस पर्टिकुलर इंडेक्स में हमें देखने को मिल रही है। राजेश पालविया जी, लार्ज बैंक्स की हम तो बात करते ही रहते हैं, स्मॉल बैंक जैसे इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, इस पर आपका नज़रिया क्या होगा? आई थिंक श्रेया जी काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट हमने देखा सारे ही छोटे पीएसयू बैंक्स में, जिसमें हमें पसंद आ रहा है बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी है स्टॉक में, जिस तरीके का ब्रेकआउट आया है हमें लगता है ये स्टॉक 135 से 138 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो इंडियन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे पसंद आ रहा है विद स्टॉप लॉस ऑफ 126। इंडियन बैंक में भी एक क्लियर ब्रेकआउट है, जिस तरीके की स्ट्रेंथ ये स्टॉक ने एक आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है इंडियन बैंक में, तो और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि जिस तरीके के एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखे, हमें लगता है जब तक ये स्टॉक अब 630 के ऊपर बना हुआ है, ट्रेंड बुलिश साइड में ही एग्जिबिट करेगा, और अपसाइड के टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 680 700 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की रणनीति रहेगी इंडियन बैंक पे। तो स्टॉप लॉस 630 का रखें, थोड़ा पोजिशनल व्यू हमें लगता है यहाँ से 700 रुपए तक की अपसाइड भी इसमें आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में आते हुए दिख सकती है। ओके, इंडियन बैंक ये हमने पिक किया था, आपको याद होगा 600 रुपये पर। अरे राजेश जी से ट्रेड भी ली थी तब 600 वाला, 650 हो चुका है। मीनवाइल एक आध और स्टॉक लेकर आइए जो मार्केट में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। आप IIFL देखिए एक बार। अच्छा, IIFL हमने फ्राइडे को जब पिक किया था, जब इसकी बात की थी, जब वो, क्योंकि सबका ध्यान सिर्फ मुथूट और मन्नापुरम पर था, लेकिन बहुत लोग भूल गए थे कि IIFL भी गोल्ड लोन्स में है, प्लस ये मार्केट से रिलेटेड प्ले भी है, तो दोनों थीम्स में था ये, तो नो ब्रेनर था फ्राइडे को तो। लेकिन उस समय ये नहीं पता था कि आज इसमें और 8% की रैली आएगी। अब 8% ऊपर। अमित जी, IIFL क्या करें, इसमें वर्टिकल रन आ रहा है? जी अनुज जी, एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस स्टॉक ने आज और क्रॉस की है 480 की, लेकिन 2 दिन का जो हमने बैक टू बैक रनअप देखा है, थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो फ्रेश पोजीशन तो नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर किसी की है तो बने रहे। 478 का स्टॉप लॉस रहेगा, और मुझे लगता है यहाँ पे 500 से 510 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ओके, 500 से 510 के टारगेट पॉसिबल, लेकिन 2 दिन की बड़ी तेज़ी हो चुकी है, तो अभी भले ही ना चेज करें, थोड़ा आपको वेट करना पड़े, ये हो सकता है। चलिए अब आपको 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं हम। सबसे पहले शिल्पा जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, फिर चलेंगे मानस जी के पास F&O सुपरस्टार ट्रेड के लिए, राजेश पालवी जी के पास चार्ट का चमत्कार, और धर्मेश कांत जी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। तो शिल्पा जी शुरुआत करते हैं, बताइए आपकी क्या ट्रेड रहेगी इस समय की? जी अनुज जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में MFSL। इसमें स्ट्रेंथ है, सेक्टर में भी स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे मुझे लगता है 1580 से 1600 इसके नेक्स्ट टारगेट्स हैं। तो 1540 का कॉल ऑप्शन जो रफली 30 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 21 का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 38 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 45 से लेके 52 इसके एक्सटेंडेड टारगेट। मैक्स की 1540 की कॉल ले लें आप, ये होगी शिल्पा जी की पिक। मानस जी, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, आई थिंक मदरसन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक छोटे से कंसोलिडेशन के बाद वापस स्टॉक निकल आया है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है। तो मदरसन के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 161 के प्राइस चल रहे हैं, इसमें आपको स्टॉप लॉस 159 का लगाना है। 159 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 165 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो 160 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 4 रुपए 80 पैसे पे 160 का कॉल ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, वहां पर आपको 3 रुपए 90 पैसे की स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, और 7 रुपए के टारगेट सेट करके चल रहे हैं। ओके, मदरसन, संविधा मदरसन यहाँ पे खरीदारी की राय है F&O सुपरस्टार के लिए मानस जी की तरफ से। चार्ट का चमत्कार लेते हैं राजेश पालविया जी से। राजेश जी बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। स्टॉक पसंद आ रहा है लॉरस लैब्स। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक ने अप्रैल के जो स्विंग हाई थे उसको अब यहाँ पे सरपास किया है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है जिस तरीके का फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक में एक मल्टीपल सप्लाई जोन का आते हुए दिखा है, लॉरस लैब का ये मोमेंटम हमें लग रहा है यहाँ से 690 700 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो लॉरस लैब पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 658 के आसपास। लॉरस लैब पसंद आ रहा है चार्ट का चमत्कार के लिए। 690 से 700 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे डी हाई पर कर रहा है कारोबार। मिड कैप फंडा, धर्मेश जी आपने क्या चुना मिड कैप के लिए? जी बिल्कुल शाह जी, देखिए जिस तरीके से जो इंटरेस्ट रेट में कटौती हुई है बहुत सारे सेक्टर्स को फायदा हो रहा है, बट मुझे लगता है एक सेक्टर जिसको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है वो है पावर क्षेत्र। पावर क्षेत्र इसलिए बिकॉज पावर सेक्टर में नॉर्मली कोई भी पावर प्लांट आप बैठाते हैं जो 25-75 का डेट इक्विटी का रेशियो होता है,
25% इक्विटी, 75% डेट। तो सबके जो रेशियोज हैं उनको सबको बेनिफिट मिलने वाला है। जो इन्होंने लोन ले रखी है अपने पावर जनरेशन कैपेसिटी को बूस्ट करने के लिए, नॉर्मली कुछ कंपनियां तो 15 या 20% की इक्विटी और 80% का लोन लेकर के प्लांट बैठाते हैं। और वहां पे जो सबसे अच्छे कंपनी जो मुझे लग रही है वो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। इसके कारण एक ये है कि नंबर से काफी अच्छे थे, काफी एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। ऑलमोस्ट हर साल ये अपनी कैपेसिटी को डबल कर रहे हैं और आने वाले 2 साल में 6 गीगावाट से ऑलमोस्ट 19 गीगावाट के आसपास इनकी कैपेसिटी हो जाएगी। डेट इक्विटी रेशियो भी इनका कम लीवर्ड है, ऑलमोस्ट 1:2 के रेशियो में 10,000 करोड़ की इक्विटी और 20,000 करोड़ का डेट है। बट ये जो कैपेसिटी बढ़ाएंगे वहां पे इनको 35 से 40,000 करोड़ की और डेट उठानी पड़ेगी। उस पर इनको ऑलमोस्ट सीधा फ्लैट आपको 100 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट का कम लगेगा। तो वो एक एडवांटेज रहेगा इनके कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी के अनुमान की बात करें तो हम लोग 2,800 करोड़ का इसका FY27 के आसपास के प्रॉफिट का अनुमान लगा रहे हैं। उस हिसाब से 145 का प्राइस टारगेट बनता है। बट ये इन्वेस्टमेंट भाई है, कम से कम 1 साल के लिए आपको उसमें बने रहना पड़ेगा। ओके, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 1 साल के लिए आपको बने रहना पड़ेगा। ये पिक मिड कैप फंडा की। तो 4 का चौका की शुरुआत की हमने सस्ता ऑप्शन शिल्पा राउत जी ने सुझाया। मैक्स फाइनेंशियल टारगेट 38, 40, 50 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 21 का लगा कर चलना है। फिर सुपरस्टार के लिए मैनेजर ने पिक किया संवर्धना मदरसन। यहाँ पे फ्यूचर्स में खरीदारी की राय 165 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं स्टॉप लॉस आपको 159 का लगा कर चलना है। चार्ट का चमत्कार के लिए राजेश पालविया जी की तरफ से आया लॉरस लैब और ये 690 से 700 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 658 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। और मिड कैप फंडा धर्मेश जी कह रहे हैं कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय कीजिए। फिलहाल ये कुछ पिक्स आते हुए। वैसे धर्मेश जी, आपने पार फाइनेंस में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी सुझाया। पार इनफैक्ट पूरे पार स्पेस की बात करें, नॉट फाइनेंस। अगर पार फाइनेंस भी आप इंक्लूड कर दें, पूरे एनर्जी सेक्टर देख लें, तो इसके अलावा कोई और स्टॉक आपको पसंद आ रहा है इस पर्टिकुलर स्पेस में? डेफिनेटली हम लोगों ने मॉडल पोर्टफोलियो जो लार्ज कैप मॉडल पोर्टफोलियो रोल किया उसमें पीएफसी को रखा हुआ पावर फाइनेंस क्षेत्र से। एंड ये सबसे बड़ा आपको पावर फाइनेंस प्रोवाइडर है रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में फाइनेंस के नजरिए से। और ऑलमोस्ट यहाँ पर 12 लाख करोड़ की ओवर सेक्टरल अपॉर्चुनिटी आ रही है। और इनके बुक के हिसाब से ऑलमोस्ट 25 to 30% ये अपॉर्चुनिटी पीएफसी एंड आरईसी दोनों को मिला के मिलनी चाहिए, जहां पर पीएफसी बड़ी कंपनी है। तो वहां पर बाई करने की सलाह रहेगी। और इसके भी वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। ऑलमोस्ट 6-7 के पी मल्टीपल पे इतने चलने के बाद भी आपको मिल रहा है। और 20-22 का इसका आरओई रहा है। 15-16% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रही है। तो रीरेट अगर ये होती है तो 540 से 560 का इनिशियल टारगेट। और मेरा तो मानना है कि 1 साल के नजरिए से अगर आप होल्ड करें तो 600 रुपए के आसपास का इसका टारगेट प्राइस निकल के आता है। ओके, ठीक है। तो ये पीएफसी यहाँ पे अच्छा लग रहा है धर्मेश जी को। ये आप अपने रडार पे रखें। एक बार एफएमसीजी स्टॉक्स की चर्चा करें। हालांकि आप देखें रियल्टी पैक में थोड़ा दबाव था, उसके बाद सभी सेक्टर इन ग्रीन ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। एफएमसीजी भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो मोमेंटम अभी भी नहीं दिख रहा है एफएमसीजी में। यहाँ पे क्या राय बनती हुई नजर आएगी इस पूरे स्पेस की बात की जाए तो? बिल्कुल, देखिए जब मैं आपको कह रहा था ना कि अब यहाँ से और क्या, ऑब्वियसली जो फास्ट मूवर है, इसका नाम वैसे एफएमसीजी है बट ये काफ़ी स्लो मूवर है। बट तो फास्ट मूविंग तो ये सारे आपके आईएफएल वगैरह ये सब हो गए। अब अगर आपको यहाँ से नज़रिया रखना है रिकवरी का इकोनॉमी में, सबसे ज़्यादा दिक्कत किन स्पेसेस में आई थी? ऑटोज़ में और एफएमसीजी में। ऑटोज़ में आपने काफ़ी हद तक रिकवरी देख ली है। एफएमसीजी में भी ज़्यादा दिक्कत कहाँ थी? आई थिंक 3-4 नाम बताता हूँ मैं आपको। जैसे डाबर है, मैरिको है, आई थिंक ये कुछ पॉकेट्स रही थी जहाँ पर गोदरेज कंज्यूमर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के पिछले क्वार्टर के नंबर के बाद काफ़ी गिरा था स्टॉक का। तो आई थिंक ऐसे कई स्टॉक्स हैं जहाँ पर आईटीसी है। इस पॉकेट में श्रेय एक अच्छी चीज़ पता है क्या? ये पॉकेट अपने हिस्टोरिक वैल्यूएशन के मुकाबले काफ़ी कंफर्टिंग वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। तो अगर अर्निंग्स से रिकवरी आई, वो मानसून, फेवरेबल मानसून, इसका इम्पैक्ट आया, ये मुझे लग रहा है एक और स्पेस हो सकती है। अच्छा, आपको याद होगा कि बजट के बाद बात हुई थी कि सबसे ज़्यादा एफएमसीजी भागेगा, क्योंकि वो बजट में बहुत बड़ा पॉजिटिव आया था उनके लिए। वो चार्ट एकदम सही रहेगा, वापस लग गई 6 महीने का चार्ट। अगर आप नोटिस करेंगे वो रैली आई, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ी से फुस हुई वो देखिए, वो जो एक स्पाइक दिख रहे हैं ना आप, उसके बाद वो मतलब उल्टा और वो गिरा स्टॉक, काफ़ी सेक्टर पूरा का पूरा काफ़ी गिरा, क्योंकि वो अर्निंग्स निक का मोमेंटम नहीं था वहाँ पर। तो ये आई थिंक अगर यहाँ से कॉम्बिनेशन मिल जाए मार्केट को तो ये एक स्पेस हो सकती है जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल।
फिलहाल एफएमसीजी में हाँ अर्निंग्स उतने वाव नहीं लगे थे। आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर के, मैरिको के ठीक ठाक नंबर्स आए थे, उस पोस्ट नंबर चला भी था लेकिन वो सस्टेन करता हुआ दिखा नहीं। एफएमसीजी स्पेस में धर्मेश जी कोई ऐसा स्टॉक जहां पर आपको दम नज़र आ रहा है, जहां पे आप ग्रोथ ठीक ठाक देख सकते हैं फिलहाल, कोई आपके रडार पर? देखिए काफ़ी डिफिकल्ट सेक्टर है ग्रोथ को लेकर के। मुझे लगता है कि कंजम्पशन पैटर्न एफएमसीजी में काफ़ी हाइटेंड कंपटीशन हो रखे है, लोकल प्लेयर से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन इनको मिल रहा है। हालांकि इन्होंने इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जरूर अवेल कर रही है। वहां पर मुझे लगता है कि अगर दाव लगाना ही है और ये बेटर मानसून एंड कंजम्पशन स्पेंड बढ़ेंगे, बिकॉज टैक्स बेनिफिट और रूरल इनकम सब कुछ एक साथ मिलकर बैठता, तो एचयूएल काफ़ी बेटर विकल्प लग रहा है मुझे। बट हैविंग सेड दैट, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्राइस ट्रैक्शन 5 से 7% का लग रहा है सेक्टर के बास्केट के लिए। उसके बियॉन्ड एफएमसीजी डिफिकल्ट है, बिकॉज इतना अच्छा आपको प्रो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जब सरकार ने दी है, तो ज़्यादा ग्रोथ के लीवर्स वाली कंपनियों में लोग इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ज़्यादा करेंगे रादर देन एफएमसीजी में 5-7% के ट्रेड के लिए। अगर लेना ही है तो एचयूएल ले सकते हैं। लेना ही तो एचयूएल ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की। इनकी आज एनालिस्ट मीट थी, इसमें क्या निकल कर आया ये सुदर्शन से समझते हैं। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून, बताइए। टाटा मोटर्स आज फोकस में है क्योंकि कंपनी अपना इन्वेस्टर मीट होल्ड कर रही है। आज टाटा मोटर्स का है और जून 16 को जेएलआर का होगा। उसके बैक में टाटा मोटर्स का स्टॉक ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। अब इन्वेस्टर मीट से पहले टाटा मोटर्स कंपनी ने आउटलुक डिस्क्लोज किया है कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल के लिए। तो सबसे पहले अगर जो कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो वहाँ पे FY27 तक कंपनी विश्वास करती है कि उसका मार्केट शेयर बढ़कर 40% हो जाएगा और कमर्शियल व्हीकल का मार्केट शेयर अभी है 33.5%, जो कि अगर जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 650 बेसिस पॉइंट्स का मार्केट शेयर गेन अगले 2 फिस्कल में एक्सपेक्ट कर रही है। और ये बोलती है कि कैपेक्स जो होगा वो 2 से 4% टोटल रेवेन्यू का होगा और फ्री कैश फ्लो जो होगा वो 7 से 9% टोटल रेवेन्यू का होगा। ये हुआ कमर्शियल व्हीकल का। अब आते हैं पैसेंजर व्हीकल का। तो पैसेंजर व्हीकल के लिए FY26 का आउटलुक म्यूटेड है। आपको याद होगा कि ऑटो बॉडी सायम ने भी इंडस्ट्री का आउटलुक ग्रोथ आउटलुक दिया था और वो एक्सपेक्ट कर रही है 1 से 2% का ग्रोथ, जो कि FY25 के अगेंस्ट देखोगे तो FY25 में ग्रोथ था 3 से 4%। उसके बैकड्रॉप में टाटा मोटर्स बोल रही कि FY26 पैसेंजर व्हीकल के लिए म्यूटेड रहेगी और बोले कि डिमांड म्यूटेड रहेगा और कंपेटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। यहाँ तक कि ग्लोबल फ्रंट में बोला कि ट्रेड अनसर्टेनिटीज़ के कारण उसका इम्पैक्ट डिमांड पे देखा जाएगा। लेकिन पैसेंजर व्हीकल में भी FY26 से बियॉन्ड का अगर जो आउटलुक देखोगे तो वो पॉजिटिव दिख रहा है। कंपनी बोल रही है कि FY27 तक पैसेंजर व्हीकल जो कि इंक्लूड करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसे मार्केट शेयर इंक्रीज होकर हो जाएगा 16% और अगले 2 से 3 साल में वो मार्केट शेयर बढ़कर हो जाएगा 18 से 20%। और अभी टाटा मोटर्स का पीवी का मार्केट शेयर है 12.9%। तो FY27 तक 300 बेसिस पॉइंट्स का गेन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है। एबिटा फ्रंट पे बोले कि वो डबल डिजिट एबिटा मार्जिन रहेगा और ईवी फ्रंट पे बोले कि ईवी पेनिट्रेशन इंक्रीज होकर 20% हो जाएगा FY27 तक और FY30 तक वही बढ़कर 30% से ज़्यादा हो जाएगा। ईवी एबिटा जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और कंपनी ईवी फ्रंट पे वेल फंडेड है अगले 3 से 4 साल तक। तो सिर्फ अगर जो FY26 की बात करें तो आउटलुक म्यूटेड है, लेकिन अगले 2 से 3 साल तक देखेंगे तो आउटलुक दोनों पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल के लिए जो टाटा मोटर्स ने दिया है वो पॉजिटिव दिख रहा है। तो अगले 2 से 3 साल तक के लिए पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल का आउटलुक मजबूत फिलहाल नजर आ रहा है। शुक्रिया सुदर्शन तमाम जानकारी के लिए। टाटा मोटर्स से 1% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। इनफैक्ट क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें तेज़ी है, तो एक और स्टॉक लेके आइए, हिंदुस्तान जिंक। यहाँ पे भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है आज के सेशन में, लेकिन वजह क्या है ये बताने के लिए कंचन नौटियाल जुड़ी हुई है। बताइए कंचन, शानदार तेज़ी हिंदुस्तान जिंक में, क्या रही वजह? जी, तेज़ी जैसे कि आपने मेंशन किया, तेज़ी केवल आज ही नहीं, मैं आपके सामने एक चार्ट लेके आती हूँ जहाँ पे आपको पीछे का डेटा दिखेगा और तेज़ी जहाँ पे अच्छी तरीके से कायम हमें दिखी है। एक दिन में इसमें करीब 5% का इजाफा दिखा है। वहीं अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक ने करीबन अपने इन्वेस्टर्स को 13% तक के जो रिटर्न्स हैं वो जनरेट करके दिए हैं। इनफैक्ट अगर एक महीने की बात करी जाए तो 29% का इजाफा और ईयर टू डेट में यहाँ पे हमें करीब 19% का जो अपसाइड है वो देखने को मिला है। इसके पीछे के कई सारे फैक्टर्स है। देखिए, हिंदुस्तान में जो तेज़ी है वो इसलिए आई है
है क्योंकि जो प्रेशियस मेटल सिल्वर है उसमें हमें एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिला है। इस बूस्ट के पीछे के कई सारे कारण हैं। सबसे पहला, ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके का हमें ट्रेड टेंशन देखने को मिल रहा है उससे चांदी के प्राइसेस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। डॉलर की बात करी जाए तो वो भी इस टाइम पे वीकर साइड में है, जो कि इसको अच्छा खासा एक बूस्ट दे रहा है। यही नहीं बल्कि अगर हम इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करें तो वहाँ पे भी जो चांदी की डिमांड है काफ़ी ज़्यादा हायर साइड में बनी हुई है और इस टाइम पे माना ये जा रहा है कि हमें सिल्वर में एक डेफिसिट देखने को मिलेगा। डेफिसिट इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि चांदी का जो यूज़ है एज अ कमोडिटी ही नहीं होता बल्कि इंडस्ट्री में काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। सेमीकंडक्टर की बात कर ली जाए, ऑटो इंडस्ट्री की बात कर ली जाए और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ली जाए तो वहाँ पे जो मांग है वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट साइड में बनी हुई है। अभी देखिए कि जो चांदी के इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस चल रहे हैं वो करीब करीब $36 पर आउंस के आसपास चल रहे हैं। MCX में भी बात करी जाए तो करीबन 1.06 लाख पर केजी में जो चांदी का दाम है वो देखा गया है, यानी कि काफ़ी तेज़ी तो ऑलरेडी हमने देख लिया है। अब मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस आई है कि फिस्कल ईयर 27 तक जो हमें इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे जो चांदी के दाम देखने को मिलेंगे वो करीबन हमें $41 to $42 तक देखने को मिल सकते हैं, जिससे चांदी को और भी ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। और अगर गाइडेंस की बात करी जाए तो प्रोडक्शन की जो मैनेजमेंट बात कर रही है फिस्कल ईयर 26 तक, उनका मानना है कि 700 टन तक हमें प्रोडक्शन देखने को मिलेगा और फिस्कल ईयर 27 की बात करी जाए तो 1000 टन तक का जो प्रोडक्शन है वो एक्सपैंड होता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने ये बोला है कि इस टाइम के ऑल ओवर सिनेरियो को देख के जुलाई 2025 में वापस से जो ये प्रोडक्शन का अपडेट है मैनेजमेंट की तरफ से जारी किया जाएगा। और अगर हम बात करें चांदी के कंट्रीब्यूशन की तो कंपनी के ओवरऑल अगर एबिट की बात करें तो चांदी है वो अप्रॉक्सीमेटली 38% का जो कंट्रीब्यूशन है वो देता है। अब हमने हिंदुस्तान जिंक के रिटर्न्स तो देख ही लिए थे, एक बार मैं स्क्रीन पे आपके लिए चार्ट लेके आती हूँ कि सिल्वर का प्राइस किस तरीके से देखा गया है MCX पर। अगर एक हफ्ते की बात करी जाए तो 8% के रिटर्न यहाँ पे दिखे हैं, महीने में 10% के, ईयर टू डेट में तो करीब करीब 22% का उछाल है और पिछले एक साल में चांदी ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है करीबन 16% का उछाल। ओके, शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। और हिंजिंग देखें आप अच्छी खासी तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार और एक महीने में शानदार रिटर्न। मानस जी, थर्सडे आई गेस आपने सुझाया था हिंजिंग और आज देखिए अच्छी रैली, अब क्या करना चाहिए यहाँ से? देखिए, मेरा समझना है कि अगर आपके पास पोजीशन है तो उसको होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि जो इनवर्स रेंज पैटर्न की मैंने बात की थी उसके टारगेट करीब करीब 560 रुपए के आसपास के आते हैं, तो शायद यहाँ से भी 35-40 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो उसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये सही समय है जब स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 509 रुपए के नीचे लगा लें। बिल्कुल शानदार ट्रेड थी वो थर्सडे को, मुझे याद है हम डिस्कस कर रहे थे, उसके साथ साथ वेदांता भी चला था, दोनों में अच्छा मूव आया था। बिल्कुल शानदार मोमेंटम यहाँ पर इस समय ट्रेड्स में इनमें क्लियरली आपको बनता हुआ दिखाई देगा। आप एक और स्टॉक देखते हैं ज़रा जो जहाँ मूव काफ़ी शानदार आ रहा है इस समय, वो है टोरेंट फार्मा। डी हाई पर आया स्टॉक, चलिए खैर से बहुत एक बार इसका चार्ट देखेंगे ज़रा। टोरेंट फार्मा ये देखिए पिछले कुछ मिनटों में, इसको छोड़ते हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा जूसी ट्रेड है नहीं है, तो कुछ और देखते हैं जहाँ पर इस समय मोमेंटम ठीक ठाक है। गाबा सर, सुबह सोना कॉम की बात की थी हमने, अभी भी डे हाई के करीब, कोई व्यू इस पर? वेल, सोना कॉम्स, यस, सोना कॉम्स हमने कहा था कि एग्रेसिव बाय है और शायद मेरे कहा था कि 530 तक जा सकता है, वो लेने की जगह अच्छी थी बाउंस बैक के लिए, तो यस अब भी बाय है, मुझे तक कल तक शायद 535 तक जा सकता है। और थोड़े वक्त पहले आपने बात की टोरेंट फार्मा की, वो भी मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल एकदम एग्रेसिव है, बहुत ही एग्रेसिव है, लेकिन कल तक के लिए अगर BTST के तौर पर देखें तो यहाँ पर एक ट्रेड बनता है, वहां पर सिर्फ आज के लो स्टॉक लगाना पड़ेगा। ओके, मीनवाइल एक बार आप लेकर आइए टोरेंट फार्मा, चलिए BTST हो गया, एक बार आप इटर्नल लेकर आइए, क्योंकि इटर्नल आज गिरा, अच्छा मुझे काफ़ी अजीब लगी ये वजह जिसकी वजह से गिरा आज श्रेया, क्योंकि अब बात हो रही है कि रैपिडो फूड डिलीवरी में आएगा, है ना। ट्रस्ट मी, ये एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। अब पता नहीं आज की आज हो या आगे जाकर हो, क्योंकि इतना आसान नहीं है जो जोमेटो ने, इवन फॉर दैट मैटर स्विगी, जो इतने सालों करके जो बनाया है मुकाम, वो इतना आसान नहीं। और अभी तो खैर ये सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट है, वो भी सिर्फ बैंगलोर में, हर कोई बैंगलोर में पायलट प्रोजेक्ट ट्राई करता है। खैर लेकिन जो भी है, मुझे ताकि उसकी वजह से स्टॉक इतना गिरना चाहिए। इसको हमने पिक किया था जब सारी ख़राब खबरें इसने पचा ली थी, उसके बाद में शानदार तेज़ी हुई थी। ये इस पर ध्यान रखें, अगर और मेरे ख्याल से थोड़ा डिप मिलेगी आपको, देखिए एक महीने में करीब 12% करीब चला है। अगर इस रीज़न से अगर ये आ गया मान लो 248-245 के करीब,
तो मुझे लग रहा है कि एक ठीक ठाक एक मूव हो सकता है यहाँ पर। अच्छा, एक और स्टॉक मेरे रेडार पर बार बार आ रहा है, वो है SBI कार्ड। एक बार SBI कार्ड का चार्ट लेकर आइए। ये स्टॉक जो है अब ये मेरे ख्याल से इसका 3 साल का हाई है अभी। आई थिंक लास्ट ये लेवल हमने देखे थे 2022 में, जुलाई 2022 में देखे थे इसका, है क्या? 3 साल का चार्ट ये देखिए, हाँ ये अब 3 साल का हाई है। और अगर इसका 5 साल का चार्ट हो रहा तो वो भी ले आइए एक बार ज़रा, क्योंकि ये स्टॉक अनफॉर्चुनेटली इस स्टॉक के लिए कोविड के टाइम पे लिस्ट हुआ था। उसके बाद इसमें एक रैली आई थी, लेकिन वो पूरी फ्लॉप हुई थी। उसके बाद अब यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ। अब धर्मेश जी, अब गवर्नर साहब कह तो रहे हैं कि धीरे धीरे स्ट्रेस कम हो रहा है सिस्टम में। SBI कार्ड ने पिछले कुछ महीनों में बहुत शानदार रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप देखें, ये रैली शुरू हुई थी पिछले साल नहीं, इसी साल जनवरी से, तब 670 का रेट था, अब 1000 से ऊपर। कोई व्यू स्टॉक पर? डेफिनेटली अनुज जी, देखिए गवर्नर साहब भी कर रहे हैं और डेटा भी यही दर्शा रहा है कि बोथ क्रेडिट कार्ड स्पेंड, पर्सनल लोन्स और MFI में जरूर स्ट्रेस कम हुआ है, रिपेमेंट बढ़ते आई है और इस लिहाज से इसमें अट्रैक्शन भी देखने को मिला। और थोड़ा इन्होंने RBI ने ईज आउट भी किया है क्रेडिट कार्ड के इशुएंस को लेकर के, तो वहां पर भी एक एडवांटेज बहुत सारे बैंक्स को मिल रहा है, क्योंकि अभी न्यू क्रेडिट कार्ड अब फिर से एग्रेसिवली लोग पिच कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक जो वैल्यूएशन के हिसाब से रैली होनी चाहिए तो वो हो चुकी है। यहाँ से थोड़ा स्ट्रेच मिल सकता है 5-10% का, बिकॉज मोमेंटम काफी स्ट्रांग जा रहा है, अभी मार्केट के मूड माहौल भी काफी अच्छा है, तो उस हिसाब से एक अट्रैक्शन मिल सकता है। बट फंडामेंटली मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ठीक है, बने रहे, बट अगर आप ट्रेडर हैं और आपने इसको सही समय पर पिक कर लिया था तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब हमारे अगले मेहमान जुड़े हैं DR चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चोकसी से बात करते हैं। देवेन जी, गुड आफ्टरनून। RBI ने क्लियरली मार्केट को एक ऐसा ट्रिगर प्रोवाइड कर दिया, मार्केट को ज़रूरत थी एक ट्रिगर की, और अब क्या शानदार रैली, खासतौर से बैंकों में। आपके हिसाब से ये रैली अब कितनी टिकाऊ होगी? गुड आफ्टरनून। वेल, आई थिंक एक नियर टर्म के नजरिए से देखें तो मैं मानता हूं कि आई थिंक ये रैली ने काफी हद तक स्कोर कर लिया है अपना, जो मोमेंटम के हिसाब से जो प्राइस बढ़ना वो रैली के अंदर काफी हद तक कवर हो चुका है। बट एक लॉन्ग टर्म फंडामेंटल के नजरिए से देखें तो 2-3 स्ट्रक्चरल चेंज दिख रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक की बुक्स के अंदर जो मार्क टू मार्केट ट्रेजरी गेन्स है, उनका अगले 3 या 4 क्वार्टर के अंदर आई थिंक आपको एक रिफ्लेक्शन अच्छा देखने मिलेगा। So to that extent, I think the profits of the banks would look relatively good and stronger. दूसरी तरफ I think because of the falling interest rates, तो जो NIM और net interest income का जो दायरा है दोनों पब्लिक सेक्टर बैंक एज वेल एज दी कॉर्पोरेट बैंक्स के अंदर, वहाँ पे आई थिंक उनको आपको एक मार्जिन इम्पैक्ट पॉजिटिव दिखनी चाहिए। उसके अंदर अगले 2 या 3 क्वार्टर के अंदर डेफिनेटली उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो 4 क्वार्टर के अंदर लिक्विडिटी फर्दर प्रोवाइड करने की जो एक प्रस्तावना रखी गई है CRR कट के अंदर, तो ये भी एक आई थिंक मैं ऐसे समझता हूँ कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन पॉइंट देना चाहिए। तो ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक के अंदर प्रॉफिट के नजरिए से देखें, ग्रोथ अच्छा बनता दिखता है ये साल के अंदर। दूसरी तरफ AUM ग्रोथ के नजरिए से देखें तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडेड, मैं ऐसा मानता हूँ कि ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ एज वेल एज द AUM growth both will remain good. So structurally this particular move looks very positive. Maybe near term के अंदर जैसे मैंने बताया थोड़ा बहुत प्राइस इम्पैक्ट आ चुका है स्टॉक के अंदर, करेक्शन आई थिंक अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू बाय टू सम ऑफ द क्वालिटी नेम्स, पर्टिकुलरली जिसके पास कैपेसिटी ज्यादा है लैंड करने की, जिसकी बुक बढ़ाने की। आई थिंक दोस बैंक्स वुड बी रिलेटिवली बेटर ऑफ। ओके, बिल्कुल। तो अब सबसे ज़्यादा मूव बैंकों से भी आया NBFCs में। आपके रेडार पर कौन सी NBFCs होंगी, कौन से स्टॉक्स होंगे जिन्हें इस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं? आई थिंक द क्लियर चॉइस इज बजाज फाइनेंस। रीजन बहुत क्लियर है अनुज कि ये बैंक ने एक अपना एक NBFC ने एक अपना एक तरीका बनाया है ग्रो करने का। वो करीबन 25 से 30% के बीच में एवरेज ग्रोथ सालाना प्लान करते हैं। एवरी न्यू प्रोडक्ट दैट दे ब्रिंग इनटू, आई थिंक दे टारगेट द मिनिमम इकोनॉमिक साइज इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। They are practically utilizing in the retail finance subvention pricing mechanism, which is your zero EMI, zero interest EMI की जो mechanism है, तो वो systematically हर product के अंदर building करते जा रहे हैं।
And even though they are losing part of their portfolio in auto financing, particularly Bajaj Auto's two-wheeler financing, they are replacing that portfolio with, I think, the systematically new, we brought businesses like the battery business or even for that matter electric vehicle business. वो पोर्टफोलियो उनके साथ में काफी अच्छा जुड़ रहा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये कंपनी को आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी भी ऐड करनी आती है और एट द सेम टाइम they are in a better position to protect their margins along with the growth. So we look at this company more favorably. मानता हूँ कि इसके अंदर क्वांटम जंप नहीं आ सकता है, 20-25% का जंप आ सकता है, बट आई थिंक वन शुड बी हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ जंप ऑन अ कैगर बेसिस, क्योंकि आई थिंक ये क्यूमुलेटिव रिटर्न प्रोवाइड करता है आपको। ओके देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ क्योंकि हम एनबीएफसीज अब डिस्कस भी कर रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं आप इस पर्टिकुलर स्पेस को लेकर और ट्रेंड में भी, और सब का मानना है कि अगले 2-3 महीने तो फिलहाल ये इसका मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा। तो पार फाइनेंशियल्स कंपनीज पर आपकी राय क्या होगी? रेडा, पीएफसी, आरएसी, इसमें भी आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। आपके रडार पर हैं क्या ये 3 स्टॉक्स? बिल्कुल, आई थिंक बोथ पीएफसी आरएफसी लुक्स ब्रिलियंट कंपनीज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, and as I mentioned, ki power finance as a segment is basically growing both from the developers as well as I think the distributors in the power segment, and which is where we believe that this company has got a significantly large role to play as far as the size of the book is concerned. Given the kind of fact that यहाँ पे rate of interest कम होते जा रहे हैं, and given the fact that the requirement of the AUM is increasing, we believe that I think PFC RFC would be a darling story as far as the stock market is concerned going forward as well. So growth perspective, the way forward is very clear. Maybe the market becomes expensive in between, तो थोड़ा बहुत संभालना पड़ेगा. But otherwise, I think investment point of view, they look reasonably good from the prospects point of view. ओके एक स्टॉक इनफैक्ट अब बात करेंगे क्योंकि ये तो सारे स्टॉक्स चल रहे हैं सर आज, लेकिन अगर जहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, इटर्नल, स्विगी, ऐसे स्टॉक्स, ऐसे स्पेस में आज थोड़ा दबाव है। और ख़बर हमने आप तक बताई भी, रैपिडो की एंट्री से कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटिमेंट ख़राब हुआ है, लेकिन एंट्री से नहीं, खबर ये थी कि रैपिडो 8 से 15% तक कमीशन चार्ज करेगी रेस्टोरेंट से, जो कि अगर स्विगी और जोमेटो से कंपेयर करें तो वो 25% से 30% तक चार्ज करते हैं। इस खबर को कैसे देख रहे हैं आप देवेंद्र जी, और लग रहा है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी है जिनके पास इटर्नल नहीं है वो खरीदे, या फिर यहाँ पे अभी कॉशियस रहने की सलाह? अगर रैपिडो से इतना थ्रेट बनता है इटर्नल को, तो जियो मार्ट से ज्यादा बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, बिकॉज दिस कंपनी इज अ बिग टाइम डिसरप्टर। उनके पास बैलेंस शीट भी मजबूत है और एट द सेम टाइम आई थिंक दे कम अप विद अ प्रपोजल वेयरइन दे सजेस्ट दैट दे विल बी प्रोवाइडिंग फ्री कॉस्ट डिलीवरी विदाउट प्लेटफॉर्म चार्जेस एक्सेट्रा। Today, I think consumer behavior is very well attached to Zomato, Swiggy, and even I think for that matter Blinkit in this kind of a situation with Eternal. So consumer behavior जल्दी change नहीं होगा, but एक बात पक्की है कि I think the variety of charges that this company has been levying on every transaction that they've been executing, in my viewpoint, I think that is likely to come under pressure given the kind of competitive pressure which could possibly come big time from companies like JioMart. तो ये थोड़ा रिस्क फैक्टर भी बन जाता है। दूसरा इसमें भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है कि ऑलरेडी कंपनी 250 के ऊपर के दाम में ट्रेड कर रही है, उनका वैल्यूएशन आप देखें तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अनलेस वी गेट मीनिंगफुल प्राइस करेक्शन, आई डोंट थिंक दैट आई थिंक इमीडिएट अपसाइड वुड बी वेरी सिग्निफिकेंट। यस, आई थिंक इन अ मोमेंटम ड्रिवन मार्केट 10-20% kind of an upside cannot be ruled out, but I think if one wants to go with a very strong possibility of upside, corrective market would be a better opportunity to buy into Eternal के जहाँ पे रिस्क फैक्टर अपने कवर हो जाते हैं। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई इटर्नल पर। क्लियरली आज थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, लेकिन शायद इसको एज अपॉर्चुनिटी आप यूज़ कर सकते हैं आगे आगे जाते हुए। एक तो और स्पेसेस जहाँ पर हमने पिछले कुछ महीनों में अच्छे मोमेंटम देखे हैं, उसमें क्लियरली देवेंद्र जी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड थीम्स आप देखिए, BSE, MCX, CDSL, एंजल वन, अगर किसी ने कैपिटल मार्केट प्लेस की बास्केट बनाई थी तो उसकी तो चांदी हुई है लिटरली पिछले 2 महीने में। लेकिन क्या स्पेस, अब ये स्पेस बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड, ओवर वैल्यूड लग रही है, या ये अभी भी आउट परफॉर्म कर सकती है? I think most of the players are getting significantly large amount of liquidity premium, एक, और दूसरा जो प्रीमियम उनको मिल रहा है is basically I think the
typically the lower possibility of, I think, at getting the new entrants into this business. Yani, I think the risk is also on the other side. That is, I think new entrants can't enter into this business so easily. तो exchange business है, depository business है, clearing businesses है, ये सब जो businesses है उनके लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि I think एक बात बहुत clear है कि they will not have undue competition from each other. दूसरी तरफ regulatory environment में देखें तो regulator is basically streamlining all the loose areas as far as particularly in the derivative market. तो काफी हद तक I think they are putting the streamlining measures into place. So undue competition may not happen. Having said that, most of the companies are today reflecting a good amount of price earning ratios as well as I think the valuation in some cases. So in my viewpoint, I think that is going to be slightly dampener. Though I believe कि जिनके पास long term investment का stock है उनको investor लेना चाहिए. फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए शायद मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट को करेक्शन के साथ में लेना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। डिफेंस में क्या प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि बहुत बड़ा मूव आया था और पिछले एक हफ्ते से लग रहा है कि थोड़ा सा शायद अब मार्केट यहाँ से अब थोड़ा और दूसरी तरफ देख रहा है। Most of the defense companies, in my viewpoint, I think given the growth that they will assume based on the order book position that they are having, they are quoting at a discounted value of FY28, यानी 3 साल फॉरवर्ड में चल रहा है। मे बी आई थिंक मार्केट के अंदर कोई भी छोटा मोटा करेक्शन आता है तो वो करेक्शन बाइंग के लिए लेना चाहिए, अपॉर्चुनिटी के लिए लेना चाहिए। ग्रोथ मजबूत दिख रहा है बट एट द सेम टाइम वैल्यूएशन 3 साल फॉरवर्ड में है तो शायद आपको कोई भी करेक्शन के साथ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके, शुक्रिया देवेंद्र जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मार्केट अब क्लोज होने की तैयारी कर रहा है और इनफैक्ट आप देखें तो निफ्टी सॉन्को की बढ़ोतरी के साथ 25,102 के लेवल पर अभी कारोबार कर रहा है। इंटैक्ट ही मतलब रेंज में ही कारोबार करता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे अब क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या रुख अपनाना चाहिए? ये लॉन्ग कैरी करें इसमें विदाउट अ डाउट। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में लॉन्ग कैरी करें, NBFCs में लॉन्ग कैरी करें, ऑटो में लॉन्ग कैरी करें, रियल एस्टेट में लॉन्ग कैरी करें। ये जो मैक्रो की तेज़ी की मैं बात करता हूँ ये नॉर्मली 3 दिन तक चलती है, तो आई थिंक कल शायद एक आपको मौका मिले इंट्राडे में शायद थोड़ा प्रॉफिट बुक करने को। और जैसा मैं कह रहा हूँ अब इस मार्केट से ना आपको स्टॉप लॉस ही बाहर निकालेगा। जिस दिन आप प्रीवियस डे के लो के नीचे बंद होना शुरू करें, जैसे अब आज का लो 25,077 है, अब अगर कल की ट्रेड में फॉर एग्जांपल आप इसके नीचे बंद होना शुरू करेंगे, थोड़ा सा और अगर आप चाहें तो स्पेस दे दें, या फिर एक अप्रोच ये हो सकती है कि 24,800 24,900 जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको अब आप एक स्टॉप लॉस बना लें और इस लॉन्ग ट्रेड में बने रहें। और बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है श्रेया, अब हम 58,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब 58,000 ऑब्वियसली एक दिन में नहीं आ जाएगा, 3-4 दिन लगेंगे, हो सकता है एक आध हफ्ता भी लग जाए, लेकिन मूव वहाँ तक का शुरू हुआ है तो बिल्कुल अब आपको इसमें बने रहना है। और हाँ, स्टॉप लॉस लग गया तो लग गया, बैड लक का। चलिए अब डीलिंग रूम चेक कर लेते हैं, उसके बाद BTC ट्रेड लेंगे। यानी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में है, SBI कार्ड और ये काउंटर है जहां काफ़ी सारा एक्शन देखने को मिल रहा है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। डीलिंग रूम्स की अगर आप माने तो जिस हिसाब से NBFC स्टॉक्स में SBI कार्ड में मोमेंटम है, यहाँ BTST को एडवाइस दे रहे हैं 1030 तक के टारगेट्स के लिए। ओपन इंटरेस्ट 8% आज बढ़ा है और यहाँ फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा ग्रैन्यूल्स फार्मा स्टॉक्स में से एक काउंटर है जहाँ काफ़ी सारी HNI एक्टिविटी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ये भी एक काउंटर है जहाँ डीलर्स BTST की एडवाइस दे रहे हैं, उनको लगता है 550 से लेकर 555 के जून फ्यूचर्स के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, SBI और ग्रैन्यूल्स यहाँ पे खरीदारी की राय डीलिंग रूम की तरफ से आती हुई। शुक्रिया यतिन तमाम जानकारी के लिए। अब BTST STBT ट्रेड्स लेते हैं। गाबा सर आपसे शुरुआत। गुड इवनिंग, क्या पिक कर रहे हैं? गुड इवनिंग टू यू। स्टॉक का नाम है टाटा एलेक्सा, ट्रेड कर रहा है 6629 पर और मुझे लगता है यहाँ पर एक अप मूव मिलना चाहिए। स्टॉक होगा करीब 6600 का, नियर टर्म टारगेट 6700 के। टाटा एलेक्सी ही होगी। गाबा सर की पिक इसको मानस ने भी लिया था क्लोजिंग शो की शुरुआत में। अब BTST के तौर पर गाबा सर ले जाना चाहते हैं। शिल्पा जी आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जी मेरा रहेगा लॉन्ग HFCL में। HFCL 92 पे ट्रेड कराएंगे फ्यूचर्स। इसको हमने इसी लेवल पे प्रभुदास लीलाधर में भी रेकमेंड किया है पर लॉन्ग। यहाँ पे टारगेट्स ऑफ 95 से 98 एक्सपेक्टेड है, स्टॉप लॉस 90 का। ओके, HFCL BTST ये शिल्पा जी की पिक हो गई। राजेश सातपुते जी आप बताइए क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? जी देखिए मेरी नजर है पावर ग्रिड के स्टॉक पे। डेली चार्ट बढ़िया है, क्लीन ब्रेकआउट है, क्लस्टर के ऊपर आके बैठा है, क्लोज 300 के ऊपर है। ये एक और एक अच्छी बात है, 302 का क्लोज है। सो पावर ग्रिड लेके जाएंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 298 का
और जो टारगेट दिखता है वो रहेगा करीबन 312 से लेके 315 का। ओके, मानस जी आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? और तो देखिए एबीबी में खरीदारी करके जाएंगे, क्योंकि एबीबी अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे रहा है और हायर टॉप्स हायर बॉटम्स की ट्रेंड तो पहले से ही बना हुआ है। तो एबीबी के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 6208 के प्राइस चल रहे हैं। आपको स्टॉप लॉस 6164 का लगाना है और 6300 के टारगेट सेट करना। ओके, एबीबी। मानस जी के पिक। अमित जी आप बताइए मंगलवार के लिए आपने क्या चुना है? जी श्रेया जी, मैं इंडिगो के साथ जाऊंगा। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोज आ रहा है, स्टॉक ऑलमोस्ट 52 वीक हाई को क्रॉस कर रहा है। 5689 का प्राइस है, इसे बाय करें। 5600 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 5800 के। इंटरग्लोब एविएशन हो गए अमित जी के पिक। पालवे जी आप क्या कैरी कर रहे हैं? तो अनुज जी, एक्साइड इंडस्ट्री यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में अगर हम देखें तो आज लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिला, करीब 6.5% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिखे। स्टॉक में जिस तरीके से लोअर साइड पे एक्यूमुलेशन के बाद अब यहाँ ब्रेकआउट जिस तरीके से बना डेली चार्ट पे, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छी तेजी के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। 415 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए एक्साइड इंडस्ट्री को बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 396 के आसपास। ओके, चलिए अब आपको बैन अपडेट देते हैं। एफएनओ बैन में आज काफ़ी एंट्री हो सकती है, 2 शेयरों की एंट्री हो सकती है। टीटागढ़, जी हाँ टीटागढ़ 132% पोजीशन। स्टॉक कोई मूव नहीं लेकिन पोजीशनिंग ज़बरदस्त हो गई टीटागढ़ में। और आरबीएल बैंक ये भी बैन मारने की तैयारी कर रहा है। बॉर्डर लाइन केस है लेकिन 91% के करीब यहाँ पर पोजीशन बनी है। दोनों स्टॉक्स दिखा दीजिए एक बार ज़रा क्या कर रहे हैं इंट्राडे में, टीटागढ़ और आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में तो क्लियरली बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है आज, लेकिन जैसे मैंने कहा टीटागढ़ में कुछ खास है नहीं, मतलब चला स्टॉक लेकिन फिर फिसल गया। आरबीएल में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है, करीब करीब 6% इस समय ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आप इनमें से अगर कोई एक स्टॉक लेना हो राजेश जी बैन में जाने से पहले, अगर लेना हो तो कौन सा होगा? राजेश सतपुते जी। then definitely I would like to bet on टीटागढ़, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम है इट इज चैलेंजिंग इट्स 200 डीएमए जो करीबन 965 के आसपास है और आज थोड़ा सा पॉज मिला है। क्योंकि तो अगर बेट लेना है तो मैं डेफिनेटली एक आप कह सकते हो थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि क्योंकि काउंटर स्ट्रांग है, अगर ये 965 का लेवल टूटेगा मुझे लगता है ये 1000 की तरफ आराम से भागेगा। तो कुछ लेके जाना है डेफिनेटली दैट विल बी टीटागढ़। स्टॉप लॉस भी मेरा छोटा होगा, माय स्टॉप लॉस विल बी एट 935। ओके चलिए, तो ये हो गई बात इस समय टीटागढ़ की। चलिए अगर मार्केट ब्रेथ का ग्राफिक रेडी हो तो फायर करिएगा प्लीज़ मेरे लिए, देख लेते हैं आज मार्केट ब्रेथ कैसी रही। और आज वीरो नहीं है लेकिन जो भी वीरो के बिहाफ पे पिक्चर खींचते हैं आज मुझे भेज दीजिएगा ये पिक्चर, क्योंकि ये भी अच्छी है आज की मार्केट ब्रेथ। सिर्फ 40 स्टॉक्स हैं जहाँ पर बेरिश साइन है, उसके अलावा आप देखिए करीब करीब 190 स्टॉक्स हैं। जी हाँ 190 स्टॉक के करीब है, करीब करीब जहाँ पर पॉजिटिव है, 185 टू बी प्रिसाइज। देखते हैं लॉन्ग कहाँ बने सबसे पहले लॉन्ग बने, उसमें आपको एक डोमिनेटेड होगी काफ़ी हद तक कुछ एनबीएफसी से। आईएफएल जहाँ 8% की रैली हुई, मनप्पुरम जहाँ 7% की रैली हुई, महानगर गैस, लॉरस लैब्स और इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ। शॉर्ट कवरिंग कहाँ कहाँ हुई, इसमें भी आपको एक बैंक दिखाई देगा, बंधन बैंक 7% के करीब ये स्टॉक ऊपर। एमसीएक्स में शानदार शॉर्ट कवरिंग, आरबीएल बैंक शॉर्ट कवरिंग है बैन, अच्छा तो ये ऑप्शंस के थ्रू बैन में जा रहा होगा। एरिडा यहाँ पर भी और ओरेकल यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग हुई फ्यूचर्स में। शॉर्ट कहाँ बने, केन्स में शॉर्ट बने आज, आईसीआईसीआई बैंक में, ब्लू स्टार में, मजगांव डॉक में और हल्के से शॉर्ट्स नैल्को में बने। और लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ हुई, जहाँ प्रॉफिट को थोड़ा कैश में कन्वर्ट किया गया। इटर्नल क्लियरली स्टैंड आउट कर रहा है, एपीएल, अपोलो, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये रहे कुल मिलाकर आज के शॉर्ट वो लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स। गाबा सर कल या परसों आपने एक स्टॉक सजेस्ट किया था फोर्टिस, मैं सिर्फ नज़र गई मेरी क्योंकि डे हाई पर बंद हो रहा है, हालांकि कोई बहुत स्ट्रांग मूव नहीं है लेकिन क्लोज डे हाई पर हो रहा है। कोई व्यू स्टॉक पर? स्टॉक का नाम मैंने सुना नहीं, फोर्टिस। फोर्टिस यस, हाँ फोर्टिस यस, ओके फोर्टिस हेल्थकेयर यस। अब तक तो मूव अच्छा है, इनफैक्ट जो कंसोलिडेशन हुआ है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम पर बिटवीन 600 एंड 700, और अगर यहाँ पर भी क्लोज होता है 1 या 2 दिन, मुझे लगता है फिर जा रहा है 1000 की तरफ। थोड़ा लॉन्ग तो आएंगे लेकिन शॉर्ट टर्म में से बाय डिप्स है। अब भी किसी को लेना है आज मेरे ख्याल से ले सकते हैं, सिर्फ एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 755 एंड चेज इट। ये मेरे ख्याल से डिलीवरी बेस्ड स्टॉक है और उसको डिलीवरी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए फोर्टिस। ओके, बाय ऑन डिप्स की रणनीति फोर्टिस हेल्थ केयर में गाबाजू की तरफ से ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। और जाते जाते टाटा कंज्यूमर डे हाई पर क्लोज होने की तैयारी, पालगढ़ राजेश सातपुते जी ने सुझाया बीटीएसटी के तौर पर ये डे हाई पर क्लोज हो रही
की कोशिश करता हुआ। मारुति, एनटीपीसी सभी में अच्छा खासा मोमेंटम। बजाज फाइनेंस एक बार स्क्रीन पे लेकर आई है, यहाँ पे भी हमें तेज़ी देखने को मिली, इनफैक्ट पूरे एनबीएफसीज में थी। स्टॉक स्प्लिट और बोनस, एक शेयर पर 4 बोनस शेयर देने की अनाउंसमेंट 16 जून को इफेक्टिव होगी। इससे पहले क्या करना चाहिए अमित जी बजाज फाइनेंस में? 16 जून से पहले क्या करें? जी काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, कोई भी डिप आए यहाँ पे टुवर्ड्स 9450 9500 तो मेरे ख्याल से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। आज के सत्र में जरूर इंट्राडे गेन्स इसने गिव अप कर दिए हैं, बट काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, डिप में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा और वहां पे हमें बाय करना चाहिए। ओके, चलिए ये होगी बजाज फाइनेंस। अगर मार्केट का पंचनामा का टीज़र रेडी हो तो वो लेकर आइएगा। कुछ सवाल अगर आए हैं तो उनकी बात करेंगे। 335 पर थोड़ा सा ब्रेक लिया था हमने मार्केट का पंचनामा से, आज वापस रिज्यूम करेंगे। श्रेया ट्रैक कर देंगे क्या आप? कोई सवाल आया क्या? जो सवाल काफ़ी ज़्यादा है और लोग कह रहे हैं कि मार्केट का पंचनामा को मिस किया, तो सवाल भी तादाद ज़्यादा है सवालों की। एशियन पेंट्स पे लोग पूछ रहे हैं, बिरला ओप्स की तरफ से जो एक एलिगेशन लगा एशियन पेंट्स की इंडस्ट्रियल लीडर होने का मिसयूज़ कर रहे हैं, वैसे खास असर दिखा नहीं इस खबर के बाद। क्या करना चाहिए एशियन पेंट्स इनके पास है? देखिए, एशियन पेंट्स में ना एक सेंस मुझे बन रही है कि एशियन पेंट्स में हम एक प्राइस वाइज डैमेज ख़त्म हो चुका है। जैसा आपने बोला, आज इस खबर पर भी हम गिरे नहीं, ठीक है। ये 3 महीने का चार्ट है एशियन पेंट्स का। एक एशियन पेंट्स का 12 महीने का आप चार्ट लेकर आइए। पिछले 2 क्वार्टर हॉरेंडस रहे हैं एशियन पेंट्स के लिए, मतलब काफ़ी ख़राब रहे हैं एशियन पेंट्स के लिए। लेकिन अगर आप देखें इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद का लो पिछले क्वार्टर के लो से थोड़ा बेटर था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको तुरंत एशियन पेंट्स खरीद लेना है, लेकिन अब हम उस स्टेज पर हैं जहाँ पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, प्योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और आप एक SIP अप्रोच रखते हैं एक ऐसे स्टॉक में जिसने आपको जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करके दिए, लेकिन जो पिछले कुछ समय से थोड़े से टफ फेज से गुजर रहा है कंपटीशन को लेकर, तो अब मेरे ख्याल से देखिए बिरला ओपस भी मार्केट में पैसा कमाने के लिए आया है, चैरिटी के लिए वो भी नहीं आया है, ठीक है। तो आगे जाकर जब दोनों एस्टेब्लिश प्लेयर हो जाएंगे, मुझे लग रहा है जैसे आपने टेलीकॉम में देखा था, टेलीकॉम में भी बियॉन्ड अ पॉइंट बहुत बड़ी जब एंट्री हुई थी जियो की, उसके बाद 2 प्लेयर सर्वाइव किए, लेकिन दोनों ने उसका बहुत पैसा बनाया। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि एशियन पेंट्स और बिरला ओपस दोनों पैसा कमाएंगे। हाँ, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से अभी तक इसने कोई साइन नहीं दिए कि आप इसमें अभी ट्रेडिंग के हिसाब से एंट्री करें, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर SIP के हिसाब से आई थिंक वो भाव सही है जहाँ पर गलत जाने का रिस्क कम है। ये मेरा व्यू होगा एशियन पेंट्स पर। ठीक है, दूसरा स्टॉक सुमित जी पूछ रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL पर। हालांकि डिफरेंट स्टॉक्स में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, लेकिन ये स्टॉक फिर भी इंटैक्ट रहा था। क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए आपको। उसका रीज़न मैं आपको बताऊँ, जैसा आई थिंक अभी भी डिस्कस कर रहे थे हम, आई थिंक अब देवेंद्र जी के साथ, अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ पर कुछ डिफेंस कंपनियों में आप बहुत ज़्यादा आगे का नंबर प्राइसिंग कर रहे हैं, और BEL अब एक सस्ता स्टॉक नहीं रह गया। 2 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप हो गया इसका करीब करीब मेरे ख्याल से यहाँ पर। और अब ना शायद मार्केट का थोड़ा सा फ्लेवर अलग है। अब देखिए पिछले 3-4 दिन सब डिफेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई सब NBFC बैंक इन सब की बात कर रहे हैं। अब दिक्कत क्या है कि हमारे पड़ोसी इतने कमाल के लोग हैं दोनों, ईस्ट और वेस्ट पे, ये कब क्या खुराफात कर दें। तो डिफेंस एज सच आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है ट्रेडिंग प्रॉफिट यहाँ पर ना थोड़ा सा बुक करना चाहिए। ये मेरा एक और सवाल लेती हूँ, क्योंकि आपने पिक किया ये स्टॉक HDFC लाइफ, और ये मीनल चौधरी जी पूछ रहे हैं, डेली व्यूअर हैं, शॉर्ट टर्म के लिहाज से इस पर क्या व्यू रहेगा? देखिए, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है इस समय और डेटा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लग रहा है कि इसमें अगर आप हैं तो बने रहें। ये इवेंचुअली आपको मुझे लग रहा है 800 से ऊपर के आपको मूव्स दिखाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बने रहे। और चल चुका है स्टॉक, लेकिन सब कुछ चला है मार्केट में, ये इसमें मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, बने रहें। चलिए, ये इस समय कुछ टीजर्स और 335 पर हम बाकी के सवाल लेकर भी जुड़ेंगे, तो हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। बिल्कुल, कुछ और स्टॉक्स की बात अभी मैं मेंशन करती, टाटा कंज्यूमर FMCG स्पेस से डे हाई पर बंद होने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। शिल्पा जी, टाटा कंज्यूमर कैसे लग रहा है अभी चार्ट्स पे? निचले स्तरों से यहाँ पे रिकवरी आज के सेशन में देखने को मिली, हालांकि वाव मूव नहीं है, आधा फीसदी ही तेज हुआ है, लेकिन डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी, क्या करना चाहिए? आश्रय, अगर ये 1128 लेवल सस्टेन करता है तो आपको नेक्स्ट लेवल्स ऑफ 1145 से 1160 तक भी मूव दिखेगा, लेकिन यहाँ पे ये सस्टेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1128 का एक इंपॉर्टेंट लेवल अगर वो ब्रीच करता है तो फिर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आपने आई होप जॉट डाउन किया होगा लेवल्स।
और कुछ स्टॉक्स जहां पर अच्छी मोमेंटम, पावर ग्रिड तो हमने मेंशन भी किया, डे हाई पर क्लोज होने की तैयारी। जियो फाइनेंस, हालांकि जियो फाइनेंस हमारे की पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही करें। लेकिन एक व्यू लेना चाहूँगी जियो फाइनेंस पे, इसमें भी अच्छा खासा मोमेंटम हालांकि पूरे स्पेस में था। गाबा से बताइए, जियो फाइनेंशियल डे हाई पे क्लोज हो रहा है 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी 304 के लेवल पर। मेरे ख्याल से अपू अब भी ऑन है जियो फाइनेंशियल। नियर टर्म टारगेट मेरे ख्याल से है करीब 320 के आसपास। अब ट्रेड करा है 304। अगर किसी को लेना है आज ले सकते हैं। 300 का स्टॉप लगाइए। अब भी इसमें 15-16 रुपए मूव बाकी है, तो वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है, लेकिन अपसाइड ऑन है जियो फाइनेंशियल। ओके, अपसाइड ऑन है जियो फाइनेंस में। और कहाँ पर अपसाइड है? एबीबी की बात हो चुकी है, बीटीएसटी में भी एबीबी हमने पिक कर लिया था। एबीबी के अलावा और क्या अच्छा कर रहा है इस समय? डे हाई पर क्लोजिंग कहाँ आ रही है? आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, शानदार मोमेंटम यहाँ पर कैरी होता हुआ। पिडिलाइट अच्छी क्लोज दिखा रहा है। एक बार व्यू लेते हैं मारुति पर। मारुति पर क्या व्यू रहेगा मानस? एक बार जरा चार्ट देखिए, कल तो वैसे मंगलवार है। मारुति स्ट्रॉन्ग क्लोज। देखिए क्लोजिंग तो काफी स्ट्रांग हो रही है, और पिछले हफ्ते भी अगर आप देखें तो अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट के हिसाब से देखें तो वीकली बेहतर आया था। तो आई थिंक यहाँ पर रैली कंटिन्यू हो सकती है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 12,700 के आसपास। एक बार वो रेजिस्टेंस ब्रीच हो जाता है तो आपको 13,100 और 13,400 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, चलिए, तो ये बात इस समय हुई मारुति की। उसके अलावा इंटरग्लोब पर हमने ट्रेड ली थी, अमित जी से ली थी हमने इंटरग्लोब पर ट्रेड एक बार। लेकिन वापस इसका चार्ट देखते हैं 5701 पर। इसका 52 वीक हाई और लो दिखाएंगे मुझे जरा एक बार। ये स्टॉक हमने CNBC आवाज़ पर जब पहली बार पिक किया था तब 1800 का रेट था। 1800 से लगातार इस पर हमारा नज़रिया यही था कि ये 5 डिजिट स्टॉक बनने की तैयारी कर रहा है। आज इसने फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया, और ये देखिए ये हर बार हो रहा है। वो प्रमोटर जो फाउंडर हैं वो बेचने आते हैं स्टॉक, उसकी वजह से गिरता है स्टॉक, लेकिन हफ्ता 10 दिन लगता है इसको वापस ऑल टाइम हाई हिट करने में। आज एक फ्रेश ऑल टाइम हाई हिट करता हुआ। अमित जी, आपने BTST के तो टारगेट दिए थे, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कहाँ के टारगेट बन रहे हैं यहाँ पर? जी अनु जी, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूसली हाई लोस बन रहे हैं, और आज जैसे कि आपने भी कहा एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे 52 वीक हाई का देख रहे हैं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के टारगेट्स तो इसके 6300 से 6500 तक अगले एक महीने के बनते हैं। थोड़ा सा आगे जाएं तो स्लाइटली लॉन्गर टारगेट्स है, बट वील टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। तो मुझे लगता है 63 से 6500 यहाँ पे एक महीने के अंदर इंटरग्लोब में पॉसिबल है। ओके, इंटरग्लोब अविएशन डे हाई पर ये भी क्लोज होने की तैयारी। ब्रोकरेज की भी रिपोर्ट आई थी काफ़ी बुलिश, और अभी भी इस लेवल्स पर खरीदारी की राय दे रहे हैं फिलहाल। क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टॉक्स डिस्कस कर रहे थे, जियो फाइनेंस तो चला ही, एक मिड कैप से 5 स्टार शानदार रैली उसमें देखने को मिली। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस यहाँ पर देखिए आप 11 बजे ये करीब 800 के पार गया, फिर वहाँ से ठीक एक रेंज पे लगभग 9.25% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। राजेश पालवे जी, 5 स्टार बिज फाइनेंस क्या करना चाहिए यहाँ से? अब रैली और एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, या फिर अभी थम जाएं? आई थिंक श्रेया जी यहाँ पे एक अच्छा मूव बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक अब अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और आज जिस तरीके से बाइंग एक्शन बना है, हमें लगता है ये स्टॉक में 830 840 तक के अप मूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो जिनके पास भी ट्रेड है लॉन्ग साइड का बने रह सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस अब जो रखना होगा वो करीब होगा 775 के आसपास, बट हमें लगता है ये स्टॉक पोजिशनली 840 850 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। ओके, मीनवाइल वो जो HDFC AMC की बात की थी हमने, वो देखिए स्टॉक जरा एक बार अब डे हाई पर बंद दे रहा है, और एक महानगर गैस ये भी डे हाई पर बंद हो रहा है। तो ये दो स्टॉक्स दोनों के दोनों डे हाई पर इस समय बंद हो रहे हैं। ये देखिए HDFC AMC में आखिरी में किस तरीके का मूव आया एकदम से। यहाँ पर एक बार चार्ट देखिए इसका शिल्पा जी, HDFC AMC, कोई व्यू इस पर? जी बिल्कुल अनुज जी, HDFC AMC इनफैक्ट हमने 4800 से इसको रेकमेंड किया है 5500 के लेवल्स के लिए। इट इज ऑन इट्स वे यहाँ पे, लेकिन अगर किसी को फ्रेश ट्रेड लेना है तो मैं बिलीव करता हूँ आप ऑप्शंस के थ्रू ले सकते हैं। HDFC AMC का 5300 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 75 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, ये ज्यादा रीजनेबल अभी प्राइस्ड है। इसमें आप स्टॉप लॉस 40 का रखिए, और ये व्यू सही जाता है अगर इट मूव्स टुवर्ड्स 5400 50 to 5500 तो आपको ये ऑप्शन टुवर्ड्स 110 से लेके 130 मूव करते हुए मिलेगा। बिल्कुल, मेरी नज़र थी इस ऑप्शन पर। मैं 58 रुपये से इसमें मूव आना शुरू हुआ जब हमने वो स्पॉटिंग की, उसके बाद से 75 76 तक ये अभी ऑप्शन
इस समय ट्रेड कर रहा है 5300 का HDFC AMC का। टुवर्ड्स द एंड शानदार मोमेंटम आया यहाँ पर इस स्पेस में। चलिए खैर, अब वॉल पर चलते हैं और आज की इस क्लोज को समझते हैं। मार्केट के लिए काफ़ी शानदार क्लोज रही आज भी। निफ्टी 25,000 के ऊपर अब अच्छा खासा कुशन लेकर ट्रेड कर रहा है, 100 पॉइंट का कुशन इनफैक्ट। 25,100 प्रोविजनल क्लोज तो 25,100 के भी ऊपर हो रही है। बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट की रैली रही। थोड़ा बैंक निफ्टी ने डिसपॉइंट किया टुवर्ड्स द एंड, थोड़ा रिफ्रेश करिए इसको, थोड़ा फ्रीज हो गया। 258 पॉइंट ऊपर था लेकिन फिर भी। उसके अलावा निफ्टी आईटी में 1% की रैली थी अच्छी खासी। मिड कैप अच्छा चला 1.1% और स्मॉल कैप तो तेज़ भागा 1.5% स्मॉल कैप भागा। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आएगा। 1900 बढ़ने वाले शेयर, 700 के करीब गिरने वाले शेयर, तो अच्छा ऑलमोस्ट 2.5:1 का एडवांस डिक्लाइन आपको देखने को मिला यहाँ पर। चलिए अब जरा सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं एक बार किस तरीके की का हीट मैप रहा यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ अच्छी रही, इंडिया विक्स इंटरडे में 15 के ऊपर गया था वापस, लेकिन 14.75 पर आ गया, ये अच्छी चीज़ है। PSU बैंकों में अच्छी रैली थी, 1.5% ऊपर, सबसे बड़ी रैली यहीं पर हुई आज कैपिटल मार्केट के बाद। कैपिटल मार्केट 2.4% ऊपर था, IT 1% ऊपर था, एनर्जी इंडेक्स 1.2% ऊपर, ऑयल एंड गैस 1% ऊपर, और उसके अलावा फार्मा, मेटल्स, बैंक निफ्टी, FMCG, यहाँ सब में आपको अच्छी रैली देखने को मिली। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग डिफेंस में आई और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको रियल एस्टेट में आती हुई दिखाई देगी। ये आज के सेक्टोरल मूव्स। चलिए अब निफ्टी पर आते हैं। निफ्टी में टॉप गेनर था जियो फाइनेंस, करीब 4% की रैली आपको जियो फाइनेंस में देखने को मिली। उसके अलावा कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, एक्सिस बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस, हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर अच्छी तेज़ी थी। श्रीराम फाइनेंस, मारुति, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, यहाँ पर भी रैली ठीक ठाक रही। उसके अलावा ONGC, विप्रो में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई, TCS, टाटा मोटर्स, SBI, ये कुछ और स्टॉक्स है जहाँ तेज़ी थी। नीचे क्या था आज, इटर्नल, क्लियरली उस न्यूज़ का इम्पैक्ट, करीब 2% इटर्नल नीचे रहा। ICICI बैंक में थोड़ी सी आज करेक्शन हुई, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, इसी ने आज बैंक निफ्टी पर थोड़ी सी एक लिड बना के रखी थी, ये करीब 0.25% नीचे था। तो ये दो स्टॉक्स थे जो स्टैंड आउट कर रहे थे वीकनेस में। अदरवाइज मार्केट में आज शानदार मोमेंटम था और क्लियरली NBFCs और सेलेक्ट बैंक पॉकेट्स में आज सेकेंड डे रनिंग रैली और 25,100 के ऊपर फाइनली हम बंद। अगर दिखा सके तो एक बार एडजस्टेड या फिर प्रोविजनल जो फाइनल क्लोज आएगा एक बार वो और देख लेते हैं। इंडिकेटिव क्लोजिंग प्राइस भी वही 25,100, तो आज कहना होगा आप 25,100 के ऊपर बंद हो रहे हैं श्रेया, तो अच्छा मोमेंटम मार्केट। बिल्कुल, हफ्ते का पहले कारोबारी दिन और शानदार तेज़ी के साथ बंद हुआ। अब देखने वाली बात होगी कि मंगलवार को मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। अब फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़, और थोड़ी सी देर में हमारे साथ जुड़िए मार्केट का पंचनामा में।